आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आज का जो समय होगा आप लोगों ने अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगाए होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन की तैयारी कर रहे होंगे। शेखर दास जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे साथी मुकेश जी, महेश, मीना जी, तो सभी एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्पेशल सेशन, एक एक्ट को पढ़ेंगे। 1 मिनट जरा प्रतीक्षा करिएगा। कहाँ ना नहीं पापा नहीं। बेटा से भी थक गया हम लोग सो गए। अरे लल्ला के पापा को दे दे। नहीं। तो एक बार औपचारिक तौर से आप सभी साथियों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सब मानसिक तौर से तैयार होंगे आज के एक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो बैंकिंग सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। और आज के सेशन में आप जान पाएंगे कि इससे जुड़े हुए कितने सवाल आते भी हैं, क्योंकि उन सवालों पे हम लोगों ने पिछले जो रिकॉल सेक्शन में हम लोग चर्चा भी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस सेक्शन की, इस एक्ट की ये है कि ये जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इस एक्ट के जितनी भी धाराएं हैं जो हमारे दैनिक बैंकिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, उसको शब्दशः अर्थ के रूप में आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनका हमको अनुपालन करना होता है। और इस अनुपालन के आधार पर आपको विवेक बुद्धि के आधार पर उसमें निर्णय लेना होता है कि इस चेक का भुगतान या इंस्ट्रूमेंट का भुगतान करना है कि नहीं करना है। तो ये तमाम चीजें आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम पढ़ेंगे कि ये एक्ट क्या कहता है, किसके बारे में चर्चा करता है, कौन कौन सी बिंदुओं पे ये बात करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन में आपको स्वागत करते हुए बहुत सारे साथी, प्रवेश पाल जी नमस्कार कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप सभी को नमस्कार प्रवेश पाल जी की तरह से। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया कब था। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर सरल तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे तो जब भी एक व्यापार होता है मार्केट में, जब भी व्यापार होगा या व्यापार जहां पर भी होगा वहां पर पैसों का लेन देन होगा। ठीक है शेखर जी, जब भी व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वहां पर पैसों का लेन देन होगा, वस्तु विनिमय होगा। और जब भी ऐसे वस्तु विनिमय होंगे, उनमें जो चीजें स्वीकार करने योग्य होंगे, निगोशिएबल होंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे दस्तावेज जिसको एक व्यापार में विनिमय के तौर पे स्वीकार किया जा सके, उस पर भरोसा किया जा सके, उसके भुगतान हेतु कॉन्फिडेंस रखा जा सके, इसको बोलते हैं निगोशिएबल, जो बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उसी व्यापार पे भरोसा बढ़ाने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहलाया और ये लागू किया गया इफेक्ट 1 मार्च 1882। तो ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें जो एक्ट लाया गया ये 1 मार्च 1882 को लागू किया गया और इसमें संशोधन किए गए 2 अगस्त 2018 को। और इसमें 148 सेक्शन है। अमेंडमेंट के बाद इसमें 148 सेक्शन है, पहले 147 सेक्शन थे, अभी एक सेक्शन बढ़ाया गया। तो 148 सेक्शन 2018 एक्ट में जब संशोधन किया गया तो उसमें एक्ट जो है एक बढ़ाया गया, 148 सेक्शन दिए गए। तो अगर इस पूरे जो स्क्रीन है इसमें से इम्पोर्टेंट देखेंगे,
तो आपको ये है कि इस एनआई एक्ट में कितने सेक्शन हैं। तो एनआई एक्ट में 148 सेक्शन है। एनआई एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया था 1 मार्च 1882 में। एनआई एक्ट 1881 कहलाता है, जो इफेक्ट में आया 1 मार्च 1882। ये पूरे थ्रू आउट इंडिया में एप्लीकेबल है। 2 अगस्त 2018 को इसमें मॉडिफिकेशन किया गया था, और ये अमेंडमेंट के बाद इसमें जो टोटल सेक्शन है 148 सेक्शन है। It has 148 sections. Latest amendment came in the form of Negotiable Instrument Amendment Act 2018. तो ये आपके लिए याद रखना है। तो 148 सेक्शन इसमें याद रख लीजिए। अब निगोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी मैं समझा रहा था, निगोशिएबिलिटी का मतलब होता है जब भी लेन देन होता है व्यापार में, तो वहां पर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको फ्रीली ट्रांसफरेबल किया जा सके, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर किया जा सके, उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स में उसको ट्रांसफर किया जा सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार करने के लिए बनाया जाए, इसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। निगोशिएबिलिटी का मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री ट्रांसफरेबल। द इंस्ट्रूमेंट इज फ्री ट्रांसफरेबल। एक ट्रांसफरर है, उस दस्तावेज को किसी ट्रांसफरी को वो ट्रांसफर कर सकता है ताकि उसका भुगतान वो पा सके, इसको बोलते हैं निगोशिएबिलिटी। तो निगोशिएबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल and the title of transferee is better if she took the instrument for the value। जो ट्रांसफरी है, जिसके नाम से वो इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया है, उसका टाइटल जो है वो बेहतर होना चाहिए उससे। and in good faith under such circumstances having no suspicious about any defect in the title of transferor। और बिना किसी डाउट के एक गुड फेथ कंसिडरेशन में वो प्रस्तुत किया गया हो और वो स्वीकार किया जा रहा हो, तो इसको बोलते हैं निगोशिएबिलिटी। और ऐसे जो ट्रांसफरी होते हैं उनको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आया, तो हम देखते हैं कि वो गुड फेथ में आया हुआ, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसमें जो नाम लिखा हुआ है उसका टाइटल जो व्यक्ति आया है उसके बेटर है, उससे बेहतर है, तो वो अमाउंट जो लिखा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफरर कौन है? जिसने लिखा है। ट्रांसफरी कौन है? जिसको कहा गया है। तो इसीलिए ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और इसकी उपयोगिता इसलिए साबित करनी थी क्योंकि व्यापार में उसके सस्टेनेबल जो डीलिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको पुख्ता करने के लिए, उस पर भरोसा जताने के लिए, ताकि बाजार में व्यापार अच्छा हो पाए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार किया जाए और उनके व्यवसाय में वो लेन देन के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो उसको बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये समझाया गया है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो रहा है तो उसको बोलते हैं निगोशिएबल है, और वो उसका भुगतान कोई दूसरा पा सकता है। जैसे शेखर जी एक बात आपसे पूछते हैं, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। अगर राम कुमार अपने खाते से कोई इंस्ट्रूमेंट जारी करता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब दस्तावेज मान के चलें, कागज एक दस्तावेज है, जारी करता है, और वो दस्तावेज जो है वो बोलता है कि ये रमेश कुमार को भुगतान कर दीजिए, आपके पास प्रस्तुत होता है, तो आप जो है उसका भुगतान किसको करते हैं? कहाँ गए राजू नयन जी, बता दीजिए। रमेश कुमार को करेंगे सर। रमेश कुमार को करते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या देखते हैं? देखते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर में चेक है या नहीं है, उसका देखते हैं नाम कि जो प्रॉपर रमेश भरा हुआ कुमार है, होल्डर जो है रमेश कुमार है कि नहीं है ना। जी। गुड फेथ में देखते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, कोई सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है, ये नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और उसको वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका भुगतान कर देते हैं, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल है। और दूसरा, अगर वो चाहे पीछे इंडोर्स कर दे, किसी और को ट्रांसफर कर दे, तो उसको भी कर देते हैं। ये सर नो कर देते हैं ना। हाँ, हो जाता है मतलब सर। ऐसा दस्तावेज जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो और उसमें जो टाइटल ऑफ ट्रांसफरी हो वो इंस्ट्रूमेंट के नाम में जो लिखा हुआ है, वैल्यू में लिखा हुआ है, उससे बेटर हो, तो ऐसे दस्तावेजों को भुगतान के लिए स्वीकार करना या व्यापार के सौदे के समय स्वीकार करना और उससे डीलिंग करना की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं निगोशिएबिलिटी। क्लियर है राजू जी? क्लियर है बराबर सर। है, बराबर है। बराबर। अब इसको मैं एक उदाहरण और भी समझाऊंगा कि जैसे कुछ दस्तावेज हैं जो निगोशिएबल नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपका टाइम डिपॉजिट रिसीट है,
टाइम डिपॉजिट रिसीट है ना, टाइम डिपॉजिट रिसीट है राजू नयन जी, टाइम डिपॉजिट रिसीट है वो है राजू नयन जी के नाम पर, वो किसको भुगतान होगा? राजू नयन जी, वो ट्रांसफरेबल होगा क्या? नहीं होगा, इसीलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये नेगोशिएबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट विच आर नॉट ट्रांसफरेबल आर नॉट नेगोशिएबल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं वो नेगोशिएबल नहीं है। क्लियर है शेखर जी? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल नहीं है, कौन से? जो ट्रांसफरेबल नहीं है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते वो नेगोशिएबल नहीं है। जैसे LIC पॉलिसी, ये LIC पॉलिसी हो गया, टाइम डिपॉजिट रिसीट हो गया, शेयर सर्टिफिकेट हो गया, डॉक वारंट हो गया, मोटर ट्रांसपोर्ट रिसीट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट्स हो गया, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। एयरवेज बिल हो गया, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमारे राजू नयन जी बताया कि एक टाइम डिपॉजिट रिसीट है, अगर वो टाइम डिपॉजिट रिसीट राजू नयन जी के नाम पर है तो उसको जो है किसी को ट्रांसफर, अहस्तांतरणीय लिखा रहता है ना, आजकल आप देखे होंगे आपके टाइम डिपॉजिट रिसीट में क्या लिखा रहता है राजू जी? नॉन हाँ, ट्रांसफरेबल, नहीं लिखा रहता है सर, अहस्तांतरणीय लिखा रहता है। मतलब ये जो अमाउंट है, ये जो नॉट डॉक्यूमेंट है, किसी नेगोशिएबल। को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो जहां ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है वो क्या हो गया? नॉट नेगोशिएबल। जहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है वो हो गया नेगोशिएबल। क्लियर है? चलिए अगला बात समझते हैं, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये हायर स्केल में पूछता है कुछ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ लीजिए क्लियर बात, दस्तावेज। कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें एक से अधिक पार्टी शामिल हैं और उन दस्तावेजों पर डीलिंग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं दस्तावेजों पर, और उनमें कुछ उनकी लायबिलिटी है, उनमें लायबिलिटी है, तो ऐसे दस्तावेज अगर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, भुगतान स्वीकार किए जा सकते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे दस्तावेज अगर वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं तो वो नॉट नेगोशिएबल हैं। इस कड़ी में एक और नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब अर्ध नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ट्रांसफर तो किए जा सकते हैं लेकिन उसी कंडीशन में कि जब जो आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो ट्रांसफरी है उसका टाइटल जो है ट्रांसफरर से बेटर देन नहीं है, तो ये भी नॉट नेगोशिएबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें स्वीकार किया जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में और उसको क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे कि रेलवे रिसिप्ट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, वेयरहाउस रिसिप्ट हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होते हैं लेकिन इनमें जो ट्रांसफरी का टाइटल है ट्रांसफरर के टाइटल से बेहतर नहीं होता। मतलब जहां पर ट्रांसफर हो रहा है, बिल ऑफ लेडिंग, ये ट्रांसफर हो रहा है, राजू नयन जी इसको समझाते हैं। बिल ऑफ लेडिंग अगर आया राजू नयन जी के नाम में तो ये ट्रांसफरेबल हो रहा है किसी और को, लेकिन इसका टाइटल नहीं बदलेगा, ये राजू नयन के नाम से ही रहेगा। तो ये टाइटल तो बेटर देन नहीं हुआ जिसको ट्रांसफर हो रहा है, किसी शिपिंग कंपनी को जा रहा है किसी को, तो वो उसके बेटर नहीं हुआ लेकिन फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है थर्ड पार्टी चेक कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आवर बैंक, ये शंकर जी लिख रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे पूरा जब ये NI एक्ट का टोटल अपन चेक से रिलेटेड सारा पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा। एक दिन में सेशन नहीं होगा, एक दिन और लगेगा, लेकिन हम सरल तरीके से डिस्कशन के तौर पे समझ रहे हैं। अभी तक हमने 2-3 चीजें समझी हैं। एक चीज ये है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो शुरुआत की गई वो अगस्त 1882 से की गई। 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया ताकि जो ट्रेडिंग व्यापार करते हैं, व्यापार में ऐसे दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं भुगतान के लिए, तो उन दस्तावेजों को ट्रांसफर किया जाए, भुगतान के लिए स्वीकार किया जाए, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं। ऐसे दस्तावेज जिनको ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं वो नॉट नेगोशिएबल कहलाते हैं। और ऐसे दस्तावेज जिन्हें ट्रांसफर तो किया जा सकता है लेकिन उनमें जो टाइटल है वो ट्रांसफरी का टाइटल ट्रांसफरर के टाइटल से बेटर नहीं है, फिर भी वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो उनको क्वासी नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्लियर है राजू नयन जी? 3 चीजें हमने अभी पढ़ी। क्लियर है सर, बराबर है। एक बार बराबर। एक ट्रांसफर किया जा सकता है ऐसे दस्तावेज, नेगोशिएबल। ऐसे दस्तावेज सर ट्रांसफर नहीं आवाज हो नहीं आ जाते। रही है सही से, आवाज नहीं आ रही है आवाज कट कट के आ रही है सर। तो आवाज आपका क्लियर है जवाब सर, क्लियर आवाज आ रही है। क्लियर आवाज आई है ना? क्लियर है सर, आप इनकी तरफ से इशू होगा। ठीक बात, बराबर, ओके। तो हम कह रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट, आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपना, आपने ईयरफोन यूज किया है ना, इसी वजह से होगा। तो पहली बात, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, भुगतान के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं, किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और उनका भुगतान जो है गुड फेथ में बिना किसी सस्पिशियस से होल्डर जो ड्यू कोर्स है उसको प्राप्त कर सकता है, तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट रिसीट, शेयर सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, डॉक्यूमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उनको नॉट नेगोशिएबल कहते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ट्रांसफर तो किया जा सकता है लेकिन उसका जो टाइटल है वो ट्रांसफर से बेटर नहीं है, तो ऐसे को क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दा कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मेन मुद्दा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एज पर द NI एक्ट सेक्शन 13, इसकी व्याख्या की गई है सेक्शन 13 में। अगर सवाल आपसे पूछा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो उसका उत्तर होगा अंडर सेक्शन 13 में व्याख्या की गई है। अंडर सेक्शन 13 में ये व्याख्या की गई है कि 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है शेखर जी? एक दस्तावेज है जिसको नेगोशिएट किया जा सकता है। नेगोशिएट किया जा सकता है मतलब किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, भुगतान उसका होल्डर जो है वो भुगतान प्राप्त कर सकता है, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रोमिसरी नोट, जिसको बोलते हैं वचन पत्र। क्या बोलते हैं? वचन पत्र। दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं विनिमय पत्र। और तीसरा बोलते हैं चेक। चेक मतलब जो आपको चेक लिखत बोलते हैं ना, चेक जो अपना जारी करते हैं। चेक को हिंदी में क्या बोलते हैं राजू नयन जी? चेक ही बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं? चेक का हिंदी वर्ड चेक ही है, लिखत बोलते हैं। लिखत, लिखत। लिखत। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं, और इसकी व्याख्या कौन से सेक्शन में की गई है राजू नयन जी? इसकी सेक्शन व्याख्या 13 की सर। है सेक्शन 13 सर। अंडर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। अंडर सेक्शन में व्याख्या 13 में व्याख्या की गई है कि ऐसे 3 दस्तावेज हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है, और ये दस्तावेज किसी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और उसका भुगतान जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स प्राप्त कर सकता है। तो वो हैं दस्तावेज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक अगर पेबल आइदर है या ऑर्डर भी है, बियरर है, तो कोई भी चेक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब बात करते हैं एज पर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये मैं 3 चीजें आपको जो दिखा रहा हूँ, एक चीजें हैं ये NI एक्ट के आधार पर अंडर सेक्शन NI एक्ट, जो अंडर सेक्शन 13 ऑफ NI एक्ट 1881, 3 चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 137 के आधार पर भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना है। जैसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टाइटल ऑफ गुड्स लाइक रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयरहाउस, एयरवेज बिल आर नॉट ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यहाँ पर अंडर सेक्शन 137 ये जो चीजें हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत नहीं आते हैं, ये कहा गया है अंडर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 137 जो सेक्शन है उसके तहत डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टाइटल ऑफ गुड्स लाइक रेलवे रिसीट्स, बिल ऑफ लेडिंग, वेयरहाउस रिसीट, ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं। लेकिन एयरवेज बिल जो है इसमें वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है, लेकिन ये NI एक्ट के तहत नहीं, ये एज पर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके तहत है। अब बात करते हैं, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर NI एक्ट के अंदर सेक्शन 13 में पूछेगा कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है।
लेकिन अगर पूछेगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 137 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर टाइटल ऑफ गुड्स, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, और एयरवेज बिल जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं ट्रीट किए जाते हैं। ये है। अब बात करते हैं एज पर प्रैक्टिस। एज पर प्रैक्टिस भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनमें गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल पेपर। तो अभी हम 3 तरह के चीज़ें पढ़े हैं। पहला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है और इसको ट्रांसफर किया जा सकता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स उसका भुगतान पा सकता है। दूसरी बात समझे हैं, ऐसे दस्तावेज जो स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं किसी दूसरे को, उनको बोलते हैं नॉट नेगोशिएबल। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिन्हें ट्रांसफर तो किया जा सकता है लेकिन उसमें जो ट्रांसफरी का टाइटल है ट्रांसफर के टाइटल से बेटर नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर बात की हमने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर सेक्शन 13 में 3 तरह के दस्तावेज हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और अंडर सेक्शन 137 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस जो हैं ये एनआई एक्ट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन रेलवे जो एयरवेज बिल है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और एज पर प्रैक्टिस जो है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब बात करते हैं कुछ सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है राजू जी? आपको ये याद रखने पड़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केवल 3 दस्तावेज नेगोशिएबल हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। और जो अलग अलग मैंने और दिखाया वो सेक्शन अलग अलग सेक्शन के आधार पर है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको बुलेट पॉइंट में इंपॉर्टेंट सेक्शन करते हैं। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट के बारे में व्याख्या की गई है। अगर सेक्शन 5 की बात करें तो वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है, क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में सेक्शन के बारे में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर अभी जो हाइलाइट्स पूछे जाते हैं वो प्रोटेक्शन वाले सेक्शन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे सेक्शन को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एक समय थे, आज से 4 साल, 5 साल या 6 साल पहले की बात देखें तो ये चेक की व्याख्या कौन से सेक्शन में की गई है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे, प्रोमिसरी नोट्स के बारे में पूछे जाते थे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, इनके बारे में पूछे जाते थे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बारे में पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो है, अभी पूछे जाते हैं कुछ दूसरे तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जानना सबको है। तो पहला सेक्शन 4 डिफाइन करता है प्रोमिसरी नोट के बारे में, सेक्शन 5 डिफाइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, सेक्शन 6 डिफाइन करता है चेक के बारे में, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो 4 नंबर प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करता है, 5 नंबर बिल ऑफ एक्सचेंज को करता है, 6 नंबर चेक को करता है, 7 नंबर जो है डेफिनेशन ऑफ ड्रॉयर बताता है और ड्रॉई बताता है, 8 नंबर जो है होल्डर को बताता है कि होल्डर कौन होगा, 9 नंबर जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स बताता है, 10 नंबर जो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स बताता है। बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे इन सबको, आगे जिसने सेशंस में आएंगे उसमें समझेंगे। 11 है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, 12 है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, 13 है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आता है सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नेगोशिएशन क्या है उसका डेफिनेशन दिया है। अंडर सेक्शन 15 में इंडोर्समेंट क्या है उसके बारे में व्याख्या की गई है। अंडर सेक्शन 17 में एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या है उसकी व्याख्या की गई है। पॉपुलर सीरीज का जो सवाल है अभी भी पूछा जा रहा है वो अंडर सेक्शन 18 में है। एक सवाल पूछा जाता है कि अगर एक चेक प्रस्तुत हुआ जिसमें उसमें जो लिखी गई राशि शब्दों में अलग है और अंकों में अलग है, तो इसका भुगतान काउंटर पे किसका किया जाएगा? किसका किया जाएगा राजू नयन जी? शब्दों में जो लिखा है उसका सर। शब्दों में लिखा जाएगा। तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 18 में। ये कहा गया है कि अमाउंट इन वर्ड्स विल बी पेड इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ इट डिफर्स फ्रॉम वर्ड्स एंड एन अमाउंट इन नंबर में और वर्ड्स में
जो है वो डिफरेंट है, तो वर्ड्स में जो लिखा हुआ है वही पे किया जाएगा। फिर अंडर सेक्शन 20 में सर। हाँ जी जी सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। सर, एक जैसे आरआरबी के लिए था, हम्म नेशनलाइज्ड बैंक में तो अलग है। आरआरबी में एक ऐसा वो आया था कि इंटरसोल जो है, हम्म अगर वो सेल्फ का चेक कटा हुआ है तो उसमें हम पेमेंट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट हम कोई भी अमाउंट पर नहीं करें। अच्छा, तो तो क्या सवाल थोड़ा ऐसा आखिरी है? में लेंगे क्या, सेशन जैसे कर लेते हैं अपन लोग, जी, तो आपके सारे सवालों बिल्कुल में सर। जवाब है मेरे पास। तो अगर हम जी जी एक जी जैसे जी ये पूरा एनआई एक्ट को पढ़ लेते हैं, सरल तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर इसमें ढेरों सवाल क्रिएट होते हैं, जी जी 1000 सवाल क्रिएट होंगे। और मैं भी आपके लॉगिन सेक्शन में बहुत सारे सवाल रखा हूँ, उस पर भी डिस्कस करेंगे, एक दिन सवालों पे ही चर्चा कर लेंगे, है ना। आपका सवाल वैलिड है, जी वो सर। जी केस स्टडी के तौर पे मैं ले लूंगा और उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, थोड़ा सा ये ले के जी साथ सर। पढ़ लेंगे। तो जो जी सर। अंडर सेक्शन 20 जो है वो इंचोर्ड चेक्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। अंडर सेक्शन 22 जो है मैच्योरिटी और ग्रेस पीरियड, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स के बारे में बात करता है। और अंडर सेक्शन 25 ये तो बड़ा फेमस है, सब जानते होंगे, हैं एकदम। अंडर सेक्शन जो बोलते हैं ना कि जो अंडर सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो है पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये जो है 25 है, सेक्शन 25 पब्लिक हॉलीडे अंडर एनआई एक्ट। अंडर सेक्शन 31 ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग बैंकर, एक पेइंग बैंक का क्या क्या ऑब्लिगेशन है। और 80 इंटरेस्ट रेट व्हेन नो इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रस्तुत होता है और उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा है तो कौन सा इंटरेस्ट पे होगा, वो उसकी व्याख्या करता है। और ये जो सबसे पॉपुलर सवाल जो आपके प्रमोशन एग्जाम पूछे जाते हैं वो इस स्क्रीन में है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर। प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर की व्याख्या की गई है जब फोर्ज डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर चेक में है तो 85(1) में। प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर बियरर चेक है तो 85(2) में। प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर अगेंस्ट फोर्ज डिमांड ड्राफ्ट है तो 85(a) में। प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर अंडर मटेरियल अल्ट्रेशन है तो 89 में। मटेरियल अल्ट्रेशन है तो 89 में। और अगर फोर्ज डॉक्यूमेंट है तो 85(1) में। ऑर्डर चेक के केस में, बियरर चेक में 85(2) और डिमांड ड्राफ्ट के केस में 85(a। और प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर मटेरियल अल्ट्रेशन इन ए चेक 89 में। और एक प्रोटेक्शन होता है जो 131 होता है, वो आगे आएगा। अब आता है 99 सेक्शन जो है वो नोटिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट। और 100 जो है प्रोटेस्टिंग ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट। 105 रीजनेबल टाइम टू गिवन टू फॉर द प्रेजेंटमेंट, कुछ टाइम रीजनेबल दिया जाता है, उसकी व्याख्या की गई है। और 1, 2, 3 वो जनरल क्रॉसिंग। तो ये जो दो सेक्शन, दो स्क्रीन है आपके, इनमें से सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाले स्क्रीन से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं, फिर ये वाले स्क्रीन में तो अभी 5-5 सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या है, प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर क्या है, और डिसऑनर ऑफ चेक क्या है। तो ये दो जो सेक्शंस हैं ये जनरल क्रॉसिंग से जुड़ा हुआ। 123 डिफाइन करता है कि जनरल क्रॉसिंग किसे कहते हैं। 124 जो डिफाइन करता है स्पेशल क्रॉसिंग। 130 नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। 131 प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। 138 डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। और 148 मिनिमम परसेंटेज compensation to be awarded to be deposited by drawer in case of appeal against conviction under 138 awarded by the trial court। तो ये सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो आपके प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से जिनको जानना जरूरी है। तो आगे जो है हम लोग एक एक सेक्शन के बारे में जानेंगे कि किसमें किसकी व्याख्या की गई है और उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम जानते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में 3 तरह के दस्तावेज जो हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है चेक। तो प्रोमिसरी नोट की व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 4। तो प्रोमिसरी नोट जो होता है, अगर साधारण भाषा में हम जाने तो इसको बोलते हैं एक वचन पत्र। एक वचन पत्र है, अगर कोई व्यक्ति ये अदा करता है, वो वचन देता है कि मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि
इस व्यक्ति विशेष को जो है रिटर्न में वो लिखता है कि मैं इतना रुपए पे कर दूंगा अनदर पार्टी को, इतने रुपए की राशि, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which contains a written promise by one party in writing to pay another party or his order a definite sum of money is called promissory note। ठीक है राजू जी, साधारण सी बात है। एक व्यक्ति जो प्रोमिसरी नोट लिखा है वो वचन करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं फला व्यक्ति को इतना रुपए डेफिनेट सम ऑफ मनी पे कर दूंगा, इसको बोलते हैं promissory note either on demand or a specified future date। तो आप promissory note का एक फॉर्मेट यहाँ पर दिखा है जहाँ पर इसने मेकर ने वचन लिया है कि मैं अदा करता पेई को जो है इतना रुपए पे कर दूंगा, और स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट जो है इन्होंने लिखा है, और पेबल इंटरेस्ट वगैरह भी, एनुअल इंटरेस्ट भी लिखा हुआ है। आप देखे होंगे जब कोई सा डिमांड लोन लेते हैं तो ऐसा प्रोमिसरी नोट जो है आप फील करते हैं ना राजू नयन जी, जिसमें आप लिखते हैं कि मैं इतने रुपए वचन देता हूँ 1 लाख रुपए, और इतने रुपए जो है प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पे कर दूंगा, और इतने रुपए का इंटरेस्ट। तो सेम फॉर्मेट आपके पास रहता है। तो प्रोमिसरी नोट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक पक्ष जो है वचन करता है, प्रॉमिस करता है मैं दूसरे पार्टी को एक डेफिनेट सम ऑफ मनी जो है वो मैं पे कर दूंगा ऑन डिमांड और स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। और ये जो प्रोमिसरी नोट होता है ऑन डिमांड होता है। क्या होता है? ऑन डिमांड और ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो ये ऑन डिमांड भी हो सकता है और स्पेसिफाइड फ्यूचर डे भी हो सकता है। वचनकर्ता ने ये हमको ये वचन दिया है कि वो पे कर देगा। तो ये जो प्रोमिसरी नोट है, प्रोमिसरी नोट में दो तरह के पार्टी होते हैं। तो प्रोमिसरी नोट में कितने पार्टी होते हैं? 2 पार्टी होते हैं। एक होता है मेकर, जिसको बोलते हैं जिसने वो प्रोमिसरी नोट लिखा है, और दूसरा होता है पेई, जिसके लिए ये प्रोमिसरी नोट लिखा गया है। तो पार्टी प्रोमिसरी नोट में बेसिकली 2 पार्टी आर इन्वॉल्व इन प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट है। प्रोमिसरी नोट कुछ नहीं है, अगर किसी ने किसी से पैसा लिया है तो वो एक वचन लिख के देता है कि मैं फला आदमी को इतने राशि रुपए इतने दिनों में दे दूंगा, एक वचन देता है। ऑन डिमांड रहता है, इसलिए यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम भी होता है और एक डिमांड भी होता है, जब वो मांगेगा दे दूंगा। है डिमांड लोन का क्या रहता है राजू नयन जी? जैसे कोई एफडी के अगेंस्ट हम डिमांड लोन लेते हैं तो उसमें क्या रहता है? ऑन डिमांड, जब आप मांगोगे वो देना पड़ेगा उसको, है ना। और एक स्पेसिफाइड टाइम भी रहता है, तो इसीलिए उसको ऑन डिमांड लिखा जाता है। तो इसमें 2 पार्टी होते हैं, एक होता है मेकर जिसको प्रोमिसर कहते हैं, वचनकर्ता, और एक होता है पेई जिसको बोलते हैं जिसके लिए वचन लिखा गया है। तो मेकर का मतलब क्या? हु प्रोमिस टू पे, तो जिसने प्रॉमिस किया है भुगतान करने का। जैसे कि बैंक लोन दिए हैं किसी को, तो जो बोरोवर है वो क्या होगा? मेकर होगा। बोरोवर लिख के देता है कि मैं इतना रुपए का लोन जो है मैं आपको पे कर दूंगा। और पेई जो है बैंक होगा इन केस ऑफ बैंक लोन, लेकिन ये दूसरे थर्ड पार्टी के लिए ये अलग अलग होगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने बैंक की बात बताई है, तो इसमें 2 पार्टी होते हैं, एक मेकर होता है और दूसरा होता है पेई। तो क्लियर है? इसमें प्रोमिसरी नोट में इतना ही जानने की जरूरत है। और जो इसके टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट को जानते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये प्रोमिसरी नोट का एक मैं सैंपल लिखा हूँ कि प्रोमिसरी नोट में यहाँ देखिए अमाउंट लिखा है, और एक व्यक्ति जिसने ये प्रोमिसरी नोट लिखा है, आई मिस्टर मेक कमिटमेंट टू पे XYZ कंपनी द सम ऑफ, ये लिखा है कुछ कितने रुपए, एक स्पेसिफिक सम, और इतने इक्वल EMI में पे कर दूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भुगतान के लिए वचन देता है ऑन डिमांड या कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट लौटा देने के लिए, और कुछ जो इंटरेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट 2 तरह के प्रोमिसरी नोट होते हैं, एक होता है डिमांड प्रोमिसरी नोट और एक होता है यूजांस प्रोमिसरी नोट।
डिमांड प्रोमिसरी नोट विच इज पेबल इमीडिएटली आर डिमांड, जब भी ये डिमांड प्रोमिसरी नोट मांगा जाएगा, जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो इमीडिएट भुगतान किया जाएगा, उसको बोलते हैं डिमांड प्रोमिसरी नोट। जो हम लोग डीपी नोट लेते हैं ना, डिमांड प्रोमिसरी नोट, तो डिमांड प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है राजू जी कि डिमांड प्रोमिसरी नोट जब भी आप डिमांड करोगे ना, उसको देना ही पड़ेगा, है ना। आप डिमांड करते हो क्या, जैसे डीपी नोट लिख के देते हो, तो आप अपन लोग तो हम लोग जो है डिमांड करते नहीं, लेकिन जब लिटिगेशन होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो उसको डिमांड करने पर उनको देना पड़ेगा। सो डिमांड इससे प्रोमिसरी तो नोट, सवाल भी लगातार आ रहा है सर। हाँ इसमें सवाल आ रहा है, उसके लिमिटेशन पीरियड पर सवाल आ रहा है ना। डिमांड प्रोमिसरी नोट लिमिटेशन पीरियड होता है कितने दिनों का, तो वो अलग सवाल आता है। लिमिटेशन पीरियड का मतलब हम कोर्ट में कब जा सकते हैं अगर उसका भुगतान नहीं किया तो वो है उसका जिस तारीख से लिखी गई उसके 3 साल के अंदर, क्योंकि जो डिमांड प्रोमिसरी नोट होता है 3 साल में एक्सपायर हो जाता है लीगली। तो यहाँ पर जो डिमांड प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या है, ए नोट्स विच इज पेबल इमीडिएटली एट डिमांड, और दूसरा होता है यूजांस प्रोमिसरी नोट विच इज पेबल आफ्टर ए सर्टेन प्री डिसाइडेड पीरियड। कुछ डिसाइडेड पीरियड है कि 2 महीने के बाद इसका भुगतान करूंगा, तो उसको बोलते हैं यूजांस प्रोमिसरी नोट। और अगर इसमें कोई टाइम नहीं लिखा गया है तो वो डिमांड प्रोमिसरी नोट, जब भी प्रस्तुत किया जाएगा, मांगा जाएगा, उसका भुगतान होगा। चलिए, प्रोमिसरी नोट जो है इसके बारे में रिजर्व बैंक का एक गाइडलाइन है कि प्रोमिसरी नोट जो लिखा जाएगा वो बियरर जो नहीं होगा, बियरर सिर्फ जो आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू कर सकता है। बियरर, बियरर का मतलब क्या होता है राजू नयन जी, जरा बताएंगे जरा, बियरर का मतलब क्या होता है। बियरर बियरर का मतलब सर जो वो दस्तावेज, जो बिल जिसके हाथ में है वही बियरर है सर, जो वही लेकर के बियरर आया है है। ना। तो प्रोमिसरी नोट के परिप्रेक्ष्य में ये बियरर नहीं होता है। प्रोमिसरी नोट जब भी होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। कैसे, ऐसे बियरर होगा तो दिक्कत होगा ना। आपका मान लीजिए आपका बैंक कौन सा है राजू जी, JRGB सर। JRGB। एक बारोवर जो है प्रोमिसरी नोट दिया है JRGB के लिए, अगर वो पंजाब नेशनल बैंक के हाथ में लग गया तो वो बियरर वो उसका यूज ना कर ले, है ना। इस ऐसा ऐसा होता नहीं है। तो प्रोमिसरी नोट के बारे में ये कहा गया है, एज पर सेक्शन 131 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, जो डिमांड प्रोमिसरी नोट है, डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, ये पेएबल टू बियरर जारी नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा एक्सेप्ट आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई भी व्यक्ति प्रोमिसरी नोट बियरर जारी नहीं कर सकता। बियरर का मतलब क्या होता है कि जिसके हाथ में है उसको भुगतान हो जाएगा। तो आरबीआई जारी कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति डिमांड प्रोमिसरी नोट या डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बियरर जारी नहीं कर सकता। ये की व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में। सिंस दैट इज ए गुड एज करेंसी नोट एंड गवर्न बाय इंडियन करेंसी एक्ट। तो आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि ये जो करेंसी नोट्स के जैसा है इंडियन करेंसी एक्ट के तहत पर, तो आरबीआई जो एक प्रोमिसरी नोट देता है, आपके हाथ में जो नोट रहता है वो क्या रहता है, एक प्रोमिसरी नोट तो है ना, सर है ना राजू उसमें जी। भी लिखा रहता है, हाँ उसमें भी क्या लिखा लिखा रहता रहता है, है सर कि क्या लिखा रहता है, गवर्नर के द्वारा क्या मैं लिखा रहता है, धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। वो क्या है, वचन दिया, किसने वचन दिया, वो नोट जारी गवर्नर ने। करने वाला जो जो व्यक्ति है, वो नोट जारी करने वाला वचन दिया कि मैं ये वचन देता हूँ पेई को। लेकिन वो क्या हुआ, 500 रुपये भी आपके पास है, 500 रुपये धीरेन्द्र कुमार जी के पास चला गया, तो उसका भुगतान तो वो भी ले सकते हैं ना। तो वो क्या हो गया, सर बियरर हो गया, बियरर हो गया। तो ये प्रोमिसरी नोट बियरर कौन जारी कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है, या कौन कर सकता है, आरबीआई आरबीआई जारी कर सकता है। इनके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा प्रोमिसरी नोट वचन पत्र कोई जारी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे राजू नयन जी बढ़िया जारी कर देता, ये जो पत्र लिखा है ये जिसके हाथ में जाएगा वही पैसा ले लेगा, है ना। तो फिर कमाल हो जाता। तो प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर ओनली फॉर कैन बी इशूड ओनली बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड नोबडी कैन इशू the demand promissory note as bearer. तो डिमांड प्रोमिसरी नोट
डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडीज, इसको पेएबल ऑफ बियरर जारी नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के द्वारा, केवल आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। और जो भी डिमांड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं उनकी स्टाम्पिंग होती है एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट। एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। एक सेशन करेंगे जिसमें स्टाम्पिंग के बारे में बताऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कितने रुपए का अगर डिमांड प्रोमिसरी नोट है तो कितना रुपए लगेगा, है ना। तो वो अलग से हम लोग एक सेशन में बता दूंगा। तो स्टाम्पिंग के लिए जो भी डिमांड प्रोमिसरी नोट होगा उनमें स्टाम्पिंग होगा, और किसके माध्यम से होगा, एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत होगा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक वचन पत्र होता है जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट जो है डिमांड पर या स्पेसिफिक समय पर लौटाने का वचन देता है, उसको बोलते हैं डिमांड प्रोमिसरी नोट। डिमांड प्रोमिसरी नोट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो डिमांड प्रोमिसरी नोट और दूसरा होता है आपका यूजांस प्रोमिसरी नोट। इसकी व्याख्या सेक्शन 4 में की गई है। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 5, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो बेसिकली जो आप समझ लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक 3 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसे एक मेकर द्वारा साइन किया गया रहता है, जिसमें वो निर्देश देता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि किसी तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर दे। ठीक है राजू नयन जी, प्रोमिसरी नोट में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने वचन दिया कि मैं दूसरे व्यक्ति को पे कर दूंगा। और यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज में इस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो साइन किया गया मेकर, वो डायरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को किसी तीसरे पर्सन को भुगतान करने के लिए, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। A bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति निर्देश देता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भुगतान करने के लिए जैसा ऑर्डर में लिखा गया है, या उस बिल को जो बियरर रखा गया है उसको जो है भुगतान करने के लिए। तो ये जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला जो साइन किया है वो व्यक्ति ऑर्डर कर रहा है किसको, दूसरे व्यक्ति को। तो यहाँ पर देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, मिस्टर राजू नयन ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा कि 3 महीने के बाद, ये बिल लिखे जाने के 3 महीने के बाद आप जो है मिस्टर धीरेन्द्र कुमार को 1.5 लाख रुपए पे कर देना। किसने लिखा, ये राजू नयन जी ने इसको साइन किया। किसको लिखा, ये लिखा विनायक पाल जी को। हाँ विनायक पाल जी आ गए हैं, हाथ हिलाई हाथ हिलाई। दिल से साबित करो कि जिंदा हो। सांस लेना जिंदा होने की निशानी नहीं, खाली सांस ले रहे घर में खाना खा रहे रोटी सब्जी, उससे थोड़ी ना जिंदा होने हैं, जिंदा होने का सबूत थोड़ी ना। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई जिंदा होने का निशानी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाते हैं राजू नयन जी। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखा है राजू जी, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे हो आप। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे हो आप। बिल ऑफ एक्सचेंज को राजू नयन जी ने लिखा है। किसको लिखा है, धीरेन्द्र कुमार जी को लिखा है कि धीरेन्द्र कुमार जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज में लिख रहा हूँ 1.5 लाख रुपए का, आप विनायक पाल जी को भुगतान कर देना 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद। ठीक है, जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाएगा आप जो है इसको भुगतान कर देना, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, एक पार्टी जो मेकर है, दूसरा पार्टी जिसको डायरेक्ट किया गया है, तीसरा पार्टी जिसको भुगतान किया गया। समझ में आया तो बोलिए आहो। बिल ऑफ एक्सचेंज, ओहो। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखत में है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, जिसे एक व्यक्ति ने लिखा है। उस व्यक्ति ने उस बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर किया है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर लेना।
तीसरे व्यक्ति को भुगतान करना, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर सरल तरीके से एक समझा देता हूँ, आगे आने वाले में वो आएगा भी। जैसे चेक है ना राजू नयन जी, चेक है, चेक को कौन लिखा है? चेक को वो अकाउंट होल्डर लिखा है ना? जी किसको ऑर्डर जी। किया है? बैंक को ऑर्डर किया है कि वो भुगतान जी। कर देना, फला आदमी आएगा तो विनायक पाल आएगा तो भुगतान कर देना, है ना? तो विनायक वो जो चेक लिख दिया, विनायक पाल की मर्जी, वो जब जाएगा बैंक को भुगतान पा जाएगा। यस, समझ में आ गया? जी। बिल ऑफ एक्सचेंज में राजू नयन जी ने लिखा कि किसी पर्सन को कि इसका भुगतान जो है आप विनायक पाल जी को कर देना, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को इस तरह से समझें, बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है लिखत में अनकंडीशनल ऑर्डर के साथ, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाले द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है। लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को आदेश दे रहा है कि वैल्यू उसका जो सम ऑफ मनी है किसी तीसरे व्यक्ति को कर दिया जाए। हम भी अपना रात में चला के हमें नींद आए। हाँ, चलाइए चलाइए। तो हम क्या कह रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि यह व्यक्ति इस बिल ऑफ एक्सचेंज का भुगतान आप तीसरे व्यक्ति को कर लेना, या जिसके हाथ में ये आएगा उसको कर देना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप इसको भुगतान कर देना, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। जिस तरह प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, ठीक उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। इसमें होता है ड्रॉयर। ड्रॉयर इसको समझते हैं, ड्रॉयर कौन होता है? ड्रॉयर कौन होता है? सेलर होता है। कौन होता है? सेलर। इसको ड्रॉयर मतलब इसने क्या लिखा है? ड्रॉयर का मतलब है यहाँ पर द पर्सन हु ऑर्डर्स टू पे। जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है वो कौन है? वो ड्रॉयर है। ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी, दैट इज द क्रेडिटर और सेलर। ही इज रिक्वायर्ड टू साइन द बिल एंड सेंड इट टू ड्रॉई फॉर द एक्सेप्टेंस। अब देखिए, एक व्यापार होता है राजू नंद जी, एक बिजनेस होता है, तो उसमें 2 व्यक्ति होते हैं ना, 2 व्यक्ति। एक होता है सेलर और दूसरा क्या होता है? परचेजर। परचेजर मतलब सेलर परचेजर 2 व्यक्ति होते हैं, ठीक है? जी। तो सेलर के पास पैसा आना है, मतलब सेलर जो है सामान बेचा है तो उसके पास पैसा आना है। तो सेलर जो है, जो व्यक्ति सामान खरीदा है, उसको ऑर्डर देता है कि मेरा सामान जैसे ही आपको मिलेगा आप उसका पैसा किसी पेई को दे देना। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ गया? क्लियर? सर। तो इनके 3 पार्टी हैं। ड्रॉयर, ड्रॉयर मतलब द पर्सन हु ऑर्डर्स टू पे, जो ऑर्डर करता है भुगतान करने का। ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी, वो एंटाइटल्ड होता है रिसीव द मनी क्योंकि उसने सामान बेचा है। ही इज रिक्वायर्ड टू साइन द बिल एंड सेंड इट टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। ये जो है इस बिल को जो है साइन लिखता है और इसको ड्रॉई को भेज देता है। अब ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके लिए बिल लिखा गया है, मतलब जिसको भुगतान के लिए कहा गया है वो ड्रॉई है। He is the person who owes the money and directed to pay, that is the debtor and buyer of the goods। एक बिजनेस है जिसमें वो खरीदार है, तो खरीदार है, उसने सामान खरीदा है, तो उस सामान खरीदने वाले को ये जो सामान बेचने वाले ने आदेश दिया कि ए खरीदार, मेरा सामान मिलते ही इसका पैसा, इस पर्टिकुलर पैसा जो है आप पेई को दे देना, विनायक पाल को दे देना। विनायक पाल को दे देने से वो लगता है कि पैसा मेरे को मिल जाएगा। ये है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है? सो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई इज द पर्सन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है। टू लिखा गया है, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, जिसको आदेश दिया गया भुगतान के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉई। जिसने आदेश दिया है, जिसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, साइन किया है, और ड्रॉवर, वो है ड्रॉवर। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉई के पास भेजा। ड्रॉई मतलब बायर ऑफ द गुड्स है, परचेजर है, तो ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, मैं ये इसको एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे जैसे ही सामान मिलेगा मैं इसका भुगतान कर दूंगा। किसको कर दूंगा? जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज होगा
या पेई को कर दूंगा। अब इसमें तीसरा पार्ट होता है पेई, द पर्सन टू हुम द मनी इज पेएबल, इट इन मोस्ट केसेस द ड्रॉयर ऑफ द बिल इज हिमसेल्फ द पेई। तो मैक्सिमम केसेस में ये जो पेई होता है ना, ये ड्रॉयर ही होता है। ठीक है राजू नैन जी, आप सामान बेचने वाले हैं, ठीक है, सामान बेचने वाले हैं, विनायक जी खरीदने वाले हैं, विनायक जी खरीदने वाले हैं, आप जो हैं 10 लाख का सामान बेचने वाले हैं और ये 10 लाख का सामान खरीदने वाले हैं। तो आप इनको ऑर्डर करेंगे, विनायक पाल जी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, है ना, साइन करके इनको भेजेंगे कि विनायक पाल जी इसका भुगतान जो है आप धीरेन्द्र कुमार को कर देना, धीरेन्द्र कुमार को कर देना, ये एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्टेंस के कितने दिनों बाद करना है वो टाइम वगैरह सब लिखा रहेगा वो, ठीक, क्योंकि इसमें डिमांड भी रहता है और यूजांस भी रहेगा। डिमांड का मतलब होता है जब धीरेन्द्र कुमार मांगने आ जाए तब दे देना। यूजांस का मतलब होता है कि धीरेन्द्र कुमार अभी नहीं आएगा भैया, 2 महीने बाद ही आएगा, है ना, तो 2 महीने बाद ही जाएगा, तब तक विनायक पाल इकट्ठा कर लेगा पैसे। मतलब कुल मिला के राजू नयन सामान बेचने वाला है, विनायक पाल सामान खरीदने वाले हैं। ये राजू नयन जी लिखते हैं विनायक पाल जी को कि विनायक पाल जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज में आपके नाम से लिख रहा हूँ, इसका भुगतान आप धीरेन्द्र कुमार को कर देना। अगर जब आपको जो है इसको एक्सेप्टेंस कर दीजिए, अभी जैसे एक्सेप्टेंस कर देंगे तो ये उसका भुगतान के लिए लायबल हो जाते हैं विनायक पाल जी। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टी। और धीरेन्द्र कुमार को पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो धीरेन्द्र कुमार है पेई, लेकिन ज्यादातर बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो धीरेन्द्र कुमार हैं ये राजू नयन जी ही होते हैं। राजू नयन जी क्या बोलते हैं, विनायक पाल जी मैं सामान भेज रहा हूँ, इसका भुगतान कर देना, मुझे ही कर देना। तो राजू नयन क्या हुए, ड्रॉयर भी हुए और पेई भी हुए। पेई भी हो गए। क्लियर, ऑलरेडी Clear. पैसा तो आपको चाहिए ना राजू नयन जी, सर लेकिन क्योंकि आप यहाँ हो तो आप धीरेन्द्र कुमार यहाँ ये आसपास है बंदा तो उसको दे देंगे, तो धीरेन्द्र कुमार जी थोड़ा अपना कमीशन रख के ये आपको फिर वापस कर देंगे, है ना, थोड़ा डिस्काउंट रेट से। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ही राजू नयन जी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे विनायक पाल जी को और विनायक पाल ने एक्सेप्ट किया, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को हम जो है इसको डिस्काउंट कर देते हैं। मतलब बैंक में भी ले आओगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या करते हैं, जैसे 10 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है तो हम उसमें मार्जिन लगा के उसमें 6 लाख या 7.5 लाख हम राजू नयन को तुरंत दे दिए। राजू नयन जी को क्या हो गया, अभी वो विनायक पाल जी पैसा दिया नहीं लेकिन राजू नयन को पैसा मिल गया। जब विनायक पाल जी पैसा देंगे तो हमारे पास आएगा, हम अपना कमीशन रख के बाकी आपको दे देंगे। तो इसमें बैंक क्या हुआ, पेई हुआ, क्योंकि बैंक को भुगतान करने के लिए आपने ऑर्डर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो किसी केस में सर ड्रॉई बैंक भी हो सकता है सर। ड्रॉई बैंक नहीं है, ड्रॉई मतलब जो भुगतान करेगा, जो पैसा देगा। तो बैंक कहाँ से पैसा देगा, ड्रॉई समझिए, ड्रॉई वो व्यक्ति होगा जो भुगतान करेगा। सर अब इसमें क्या हमने क्या किया आपको, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज को भी हम डिस्काउंटिंग करते हैं ना, डिस्काउंटिंग चेक करते हैं, सर लोन चेक के टाइम पे तो ड्रॉई मतलब बैंक होगा ना सर। चेक की बात नहीं कर रहे हैं राजा, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक आएगा तो चेक का पढ़ेंगे, चेक जो है उसका पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि स्पेसिफिक सम ऑफ मनी तीसरे व्यक्ति को आप दे देना, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला व्यक्ति जो मेकर होता है वो ड्रॉयर होता है, और वो सामान बेचने वाला होता है जिसे एक्चुअल में पैसा चाहिए सामान के बदले, वो सेलर होता है। और ड्रॉई कौन होगा, जिसको आदेश दिया गया भुगतान करने के लिए, आप भुगतान करोगे, है ना, आप भुगतान करोगे, विनायक पाल जी आप भुगतान करोगे, आपको कलकत्ता में सामान मिल जाएगा, अगरतला में। तो आप ड्रॉई हो गए, आपको आदेश दिया गया है कि किसको भुगतान करना है, जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर लिखा है या उसमें धारक जो रखा है उसको भुगतान कर देना। तो आप एक्सेप्टेंस किए हो, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद पेमेंट करोगे, ठीक। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए 3 पार्टी हैं। ड्रॉयर एक पर्सन जो ऑर्डर करता है भुगतान के लिए, एक्चुअल में वो रिसीव करेगा मनी, है ना। ड्रॉई एक पर्सन जिसको लिखा गया है, मतलब ये परचेजर ऑफ गुड्स है। और पेई जो भुगतान प्राप्त करेगा, ये पेई है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए ये देख लीजिए, एक थोड़ा सा एग्जांपल मैंने दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, मिस्टर सी ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। मिस्टर सी ने किसको लिखा है, मिस्टर डी को लिखा है, चांदनी चौक दिल्ली में मिस्टर डी को लिखा है। मिस्टर सी ने
कि ए मिस्टर डी, चांदनी चौक वाले दिल्ली वाले डी, 2 महीने के बाद ये चेक, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, इसके 2 महीने के बाद मिस्टर सी को 30,000 रुपीज पे कर देना, 30,000 रुपीज पे कर देना, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब आते हैं टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं? पहला होता है डिमांड बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड आर एट साइट आर इट प्रेजेंटमेंट एंड इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो डिमांड बिल ऐसे बिल को कहा जाता है जो जिस समय मांगा जाए। मान लीजिए राजू नयन जी ने बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया, वो डिमांड बिल है, विनायक पाल जी के नाम पे धीरेन्द्र कुमार को दिया, तो धीरेन्द्र कुमार जी जिस समय प्रस्तुत करेंगे उनको देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिमांड बिल। अगर ये प्रस्तुत नहीं करते तो नहीं लेंगे, है ना। तो प्रस्तुत किया तो डिमांड के समय प्रस्तुत किया, या साइट पे प्रेजेंट कर दिया तो उस समय उनको भुगतान करना पड़ेगा, या उसमें कोई टाइम नहीं लिखा है तो इमीडिएट भुगतान करेगा, जिसको बोलते हैं डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा होता है यूजांस बिल। ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर सम टाइम एट ए फ्यूचर डेट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया राजू नयन के द्वारा, विनायक पाल को लिखा गया कि धीरेन्द्र कुमार को पैसा दे देना, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्यूचर डेट में, तो उसको बोलते हैं यूजांस बिल। तो यूजांस बिल में लिखा है 2 तरह के होते हैं, एक आफ्टर डेट होता है, एक आफ्टर साइट होता है। आफ्टर डेट का मतलब जिस तारीख को लिखा गया उसके बाद, और आफ्टर साइट का मतलब एक्सेप्टेंस के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद। तो वो 2 साइड होते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्लियर हो गया राजू नयन जी? तो अभी 2 Yes, चीजें sir. पढ़ें। प्रोमिसरी नोट, इसमें 2 पार्टी होते हैं। एक पार्टी वचन देता है दूसरे पार्टी को, मैं पर्टिकुलर भुगतान कर दूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति लिखने वाला दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर दो, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। Bill और of ये सब exchange. निगोशिएबल हैं, इसको ट्रांसफर किए जा सकते हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं, इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहलाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें डिमांड बिल, यूजांस बिल के बारे में हम लोग चर्चा किए। डिमांड बिल जब प्रेजेंट किए तुरंत भुगतान करेंगे। यूजांस बिल कुछ समय के बाद पेमेंट करना है तो यूजांस बिल कहलाएगा। अब आते हैं अंडर सेक्शन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंडिया में ड्रॉ किया गया है और पेबल भी इंडिया में है, उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। ठीक है, कानपुर में लिखा गया है, भुगतान कलकत्ता में होगा, तो इसको बोलते हैं इंडियन बिल। ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन इंडिया एंड इज आइदर पेबल इन इंडिया और ऑन ए पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इट हैज 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक। एक बिल जो इंडिया में लिखा गया है और इसका भुगतान भी इंडिया में होगा, इसको बोलते हैं इनलैंड बिल। पहला, इट इज ऑलवेज ड्रॉन इन इंडिया, दैट इज द ड्रॉयर मस्ट बी इन इंडिया। इसको लिखने वाला इंडिया का है, ठीक है। जैसे हमारे राजू नयन जी पटना के हैं, है ना। कहाँ के हो राजू नयन जी? मैं से नालंदा से हूँ सर। नालंदा से हैं। तो अभी जो इतने बार हम लोग एग्जाम्पल दिए इन लोगों का, ये सब इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ये लिखा गया है इंडिया में, मतलब जो लिखा है वो इंडिया मस्ट बी इन इंडिया, इंडिया में है। पेबल इन इंडिया बट नॉट नेसेसरली बाय द रेसिडेंट इंडिया, और इट मे बी पेबल एक्सेप्टेड इंडोर्स आउटसाइड इंडिया बट बाय ए रेसिडेंट इंडियन। इसमें बोला गया है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो जहाँ जिसने लिखा है वो इंडिया में है, लेकिन जो पेबल है, जिसको पे करना है, वो जो है वो पेबल एक्सेप्टेड इंडोर्स आउटसाइड इंडिया बट बाय द रेसिडेंट इंडियन। एक रेसिडेंट इंडियन के द्वारा जो है वो प्राप्त करना हो, उसका पेई हो, भले ही इट मे बी पेबल एक्सेप्टेड इंडोर्स आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो रेसिडेंट इंडियन के द्वारा ही पाए। मतलब विनायक पाल जी रेसिडेंट इंडियन है, और एक रेसिडेंट इंडियन क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में है, उसको बोलते हैं रेसिडेंट इंडियन। भले ही वो बाहर कहीं एक्सेप्ट किया गया हो, इंडोर्स किया गया हो, लेकिन उसका जो भुगतान है वो रेसिडेंट इंडियन के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। तो ऐसे सरल तरीके से समझ लीजिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो इंडिया में ड्रॉ किया गया है और पेबल भी इंडियन रेसिडेंट को हो रहा है, उसको बोलते हैं इनलैंड बिल। चलिए, हाँ, अगला हम बात करते हैं फॉरेन बिल। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा बिल है
द बिल दैट इज नॉट एन इनलैंड बिल, एक ऐसा बिल जो इनलैंड बिल नहीं है उसको फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इंडियन बिल क्या है? इंडिया के द्वारा लिखा गया है, इंडिया में ही किसी व्यक्ति के ड्रॉयर के द्वारा लिखा गया है और उसका भुगतान पाने वाला भी रेसिडेंट इंडियन है। अगर इसके अलावा कुछ दूसरा बिल है तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। ए बिल विच इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, विदेश में लिखा गया है बिल तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। आर मेड पेबल इन इंडिया, अगर विदेश में लिखा गया है और इंडिया में पेबल है तो भी वो फॉरेन बिल कहलाएगा। ये है फॉरेन बिल का है। फॉरेन बिल में कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया है। ए बिल ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडियन रेसिडेंट, ये फॉरेन बिल होगा। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि अगर इंडिया में लिखा गया बिल है और इंडियन रेसिडेंट द्वारा उसका भुगतान पाया जा रहा है तो इंडियन बिल होगा। उसके अलावा जो भी बिल लिखी जाएंगी अलग वो फॉरेन बिल कहलाएंगी। यहाँ पर पहला कंडीशन क्या बोला है? एक बिल ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में बिल लिखा गया लेकिन आउटसाइड इंडिया जो है उसका पेबल आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन अदर देन एन इंडिया रेसिडेंट, मतलब एनआरआई उसका रिसीव कर रहा है तो वो हो जाएगा फॉरेन बिल। अगर एक बिल इंडिया में लिखा गया है और उसको इंडियन रेसिडेंट प्राप्त कर रहा है तो इनलैंड बिल होता है, भले ही वो विदेश में ही क्यों एक्सेप्ट ना किया गया, विदेश में ही क्यों भुगतान ना हो रहा। लेकिन एक बिल इंडिया में लिखा गया है, उसका भुगतान इंडिया से बाहर हो रहा है और वो भुगतान कौन पा रहा है? नॉन रेसिडेंट इंडियन पा रहा है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। दूसरा कंडीशन है, एक बिल इंडिया से बाहर लिखा गया है लेकिन इंडिया में भुगतान हो रहा है और या इंडिया के आउटसाइड भुगतान हो रहा है, पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया, और जो व्यक्ति पा रहा है वो आउटसाइड इंडिया रहता है लेकिन भुगतान उसका इंडिया में हो रहा है। विदेश में लिखा गया, भुगतान इंडिया में हो रहा है, फॉरेन बिल होगा। इंडिया में लिखा जा रहा है, भुगतान जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन को हो रहा है तो फॉरेन बिल होगा। इंडिया के बाहर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है और उसका भुगतान जो है इंडिया के आउटसाइड इंडिया हो रहा है चाहे इनसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन उसका भुगतान जो है जो यहाँ का व्यक्ति प्राप्त नहीं कर रहा है, रेसिडेंट इंडियन प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वो फॉरेन बिल होगा। तीसरा कंडीशन है, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया ड्रॉन ऑन पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड इट्स पेबल आउटसाइड इंडिया। कुल मिला के ऐसा गोल गोल घूम समझ लीजिए कि अगर कोई बिल कहीं भी लिखा, इंडिया में लिखा गया हो, विदेश में उसका भुगतान हो लेकिन इंडियन रेसिडेंट भुगतान नहीं पा रहा है तो वो फॉरेन बिल कहलाएगा। ए बिल ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में लिखा गया है, पेबल आउटसाइड इंडिया, उसका भुगतान इंडिया के बाहर मिल रहा है, या ड्रॉन ऑन ए पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, या उस बिल को नॉन रेसिडेंट इंडियन लिखा है और इंडिया में भुगतान हो, इंडिया के बाहर भुगतान हो रहा है तो उसको फॉरेन बिल कहते हैं। समझ में आया राजू नयन जी? सर क्लियर है एकदम? बिल अगर इंडिया में लिखा गया है और उसको भुगतान पाने वाला दुनिया में कहीं भी भुगतान पाए लेकिन वो भुगतान पाने वाला रेसिडेंट इंडियन है तो वो इंडियन बिल होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा तो फॉरेन बिल होगा। क्लियर है? चलिए, सर अब फॉरेन बिल में जनरली एक बात होती है कि फॉरेन बिल में एक से ज़्यादा सेट तैयार किए जाते हैं ट्रांजिट के लिए ताकि उसका एक्सेप्टेंस हो, और उन कॉपीज को VIA वाया कहते हैं। तो ये सवाल थोड़ा हायर स्केल में कभी पूछा जाता है। जनरली एक फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन मोर देन वन सेट टू ओवरकम द लॉस इन ट्रांजिट व्हाइल सेंडिंग द एक्सेप्टेंस। जब भी वो ट्रांजिट में जाता है, एक्सेप्टेंस के लिए बिल लिखा जाता है तो वो एक से ज़्यादा कॉपी में भेजा जाता है। द एक्सेप्टेड कॉपी रिसिप्ट फर्स्ट बिकम ओरिजिनल, जब एक्सेप्टेड कॉपी मिल जाता है तो उसको ओरिजिनल कहा जाता है। आफ्टर दैट अदर कॉपीज आर ट्रीटेड एज कैंसल, तो पहला कॉपी जो है वो उसको ओरिजिनल, बाकी कॉपी जो है कैंसल ट्रीट किया जाता है, और उन कॉपीज को वाया कहते हैं, VIA वाया कहा जाता है। तो ये फॉरेन बिल के केस में है। अब आता है बिल से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जिनको समझने की जरूरत है। एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल्स ऐसे बिल्स होते हैं जहां पर टाइटल ऑफ गुड्स, रेलवे रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग, ये सारा रहता है। डॉक्यूमेंट्री बिल में बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज
जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स लाइक रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग के साथ अकम्पनीड हो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक व्यक्ति ऑर्डर कर रहा है दूसरे व्यक्ति को कि तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर देना, लेकिन उसके साथ साथ उसमें टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या गुड्स जा रहा है ना। एक रेलवे रिसिप्ट में जा रहा है, बहुत सारे सामान जा रहे हैं, तो उनमें अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ बहुत सारे दस्तावेज शामिल किए गए हैं तो उनको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। एक डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब होगा एक ऐसा बिल जिसके साथ साथ उसमें दस्तावेज जा रहे हैं, जैसे बिल ऑफ लेडिंग है, रेलवे रिसिट है, और उस रेलवे रिसिट में जा रहा होगा तो बहुत सारे आइटम्स भी लिखे होंगे उसमें, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। क्लियर है राजू जी? सर है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज साधारण बात है, एक व्यक्ति आदेश किया दूसरे व्यक्ति को कि तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर देना, लेकिन उसके साथ साथ उसने टाइटल ऑफ गुड्स लगा दिया, रेलवे रिसिट में ये सामान जा रहा है, बिल ऑफ लेडिंग में सामान जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल। अगला होता है क्लीन बिल। क्लीन बिल विच इज नॉट accompanied बाय एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड। क्लीन बिल का मतलब होता है एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया जिसमें कोई डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स नहीं है, केवल बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको बोलते हैं क्लीन बिल। तो क्लीन बिल पहले बहुत पहले 4-5 साल पहले पूछा जाता था क्लीन बिल का मतलब क्या है, तो उसमें ये होता था एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन विदाउट एनी accompanied बाय एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्लीन बिल। टाइटल ऑफ गुड्स मतलब उसमें क्या क्या सामान जा रहे हैं उसके टाइटल नहीं लिखे हैं, साबुन है, शैम्पू है, ग्लास आइटम्स है, ये है टाइटल ऑफ गुड्स। अगर ये नहीं लिखे हुए हैं तो वो किसके नाम से गया है ये रिसिप्ट्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं क्लीन बिल्स। अब एक आता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल है when a bill is drawn for other than a trade transaction and issued without consideration is called accommodation bill, and dealing with such bill is term as kite flying। मतलब ये accommodation bill का मतलब समझ लो इसको kite flying भी कहते हैं, जहां पर कोई व्यापार नहीं हुआ है और इसको विदाउट कंसिडरेशन इशूड किया गया है, इसको बोलते हैं accommodation bill। मतलब किसी वस्तु का आदान प्रदान नहीं हुआ है और वस्तु का बिना आदान प्रदान के बिल लिखा गया, उसको बोलते हैं काइट फ्लाइंग, है ना। राजू नयन जी समझ गए? सर मान लीजिए हम बिल क्यों लिख रहे हैं, कोई सामान मैंने बताया ना, व्यापार ट्रेड व्यापार को सस्टेनेबल भरोसेमंद बनाने के लिए बिल लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ एकोमोडेशन बिल में, यहाँ पर बिल लिखा गया लेकिन उनके पास कोई ट्रेड लेन देन नहीं हुआ, कोई व्यापार लेन देन नहीं हुआ, केवल उनका बिल ऑफ लेन देन हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, इसको बोलते हैं काइट फ्लाइंग। So when a bill is drawn for other than a trade transaction and issued without consideration is called accommodation bill, and dealing with such bill is termed as kite flying। Kite flying कहा जाता है इसको। और अगला है हुंडी। These are a type of bill of exchange drawn in vernacular language as per the local use। A हुंडी which has been paid up and cancelled is called खोखा। अरे गजब, ये तो हुंडी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। हुंडी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसको देसी भाषा में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ये हुंडी का इस्तेमाल ज्यादातर वो जो छोटे उधारी वगैरह लेते हैं ना आप कहीं से, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हुए है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा के ले जाता है, हुंडी बिल्स कहते हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जाता है, लोकल यूज काम आता है। और ये हुंडी जो होते हैं हैज बीन पेड अप, पहले से पेड कर लिया रहता है और उसको जो है जो कैंसिल कर देते हैं, इसको बोलते हैं खोखा। खोखा लिखा है, बस इसको याद कर लीजिए इसी आधार पर। अब आता है ग्रेस पीरियड की बात आती है। जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो ग्रेस पीरियड दिया जाता है यूजांस बिल में। यूजांस बिल में जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज अलाउड फॉलोइंग अंडर सेक्शन 22 ऑफ NI एक्ट इन केस ऑफ यूजांस bill of exchange and promissory note, except where the due date is fixed or a particular day or it's specifically excluded। तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज है उनके भुगतान के समय उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 22 ऑफ NI एक्ट। तो NI एक्ट के सेक्शन 22 के आधार पर व्याख्या की गई है कि जब भी कोई यूजांस बिल लिखा जाएगा, यूजांस बिल के ड्यू डेट से 3 दिन का जो है ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, भुगतान करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड।
कि आज ड्यू हो रहा है तो आज से 3 दिन के बाद जो 3 दिन में जो है वो पेमेंट करेंगे। तो ग्रेस पीरियड विल बी 3 days, कैन बी अलाउड एज पर अंडर सेक्शन 22 ऑफ NI एक्ट इन केस ऑफ यूजान्स बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला एक महत्वपूर्ण जो है सीधे सीधे याद रखने वाली बात है कि एक अधिकार दिया गया है अंडर सेक्शन 25 ऑफ NI एक्ट, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर वो मैच्योर्ड हो रहा है और उस तारीख को पब्लिक हॉलीडे है तो उसके अगले जो बिजनेस है डे है वो वहां पर उसका भुगतान किया जाएगा। इट बिकम पेएबल ऑन नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे को भुगतान किया जाएगा। इसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसकी व्याख्या की गई है। तो ये आपको ज्यादातर ये भी पूछा जाता है कि पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है कौन से सेक्शन के NI एक्ट का प्रयोग करते हुए, तो अंडर सेक्शन 25 ऑफ NI एक्ट वो इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अगर कोई उसमें देयताएं होंगी या कोई लाइबिलिटी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की तो वो नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे में चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होगा, कौन से कंडीशन पे डिसऑनर होगा, तो उस आधार पर देखिए और इसमें कौन किसकी लाइबिलिटी होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने वाला, किसी को आदेश दिया हुआ है और किसी को भुगतान करना है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन बी डिसऑनर आइदर ड्यू ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया विनायक पाल जी के नाम पे और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो डिसऑनर हो जाएगा। सोचिए, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा राजू नैन जी ने विनायक पाल जी के नाम पे कि धीरेन्द्र कुमार को भुगतान कर देना, लेकिन ये अपना विनायक पाल जी ना वो एक्सेप्ट ही नहीं किए तो डिसऑनर हो जाएगा, या उसका पेमेंट नहीं किए तो डिसऑनर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब डिसऑनर हो जाएगा तो जो होल्डर है, जो उसका होल्डर है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, जैसे धीरेन्द्र जी हैं, वो नोटिस दे सकते हैं ऑल पार्टी। ये धीरेन्द्र कुमार जी किसको नोटिस दे सकते हैं? राजू नैन को भी देंगे और इनको भी देंगे, विनायक पाल जी को, दोनों को वो नोटिस देंगे और जो है डिसऑनर बिल जो है नोटेट और प्रोस्टेट किया जाएगा, वहां पर उस पर अंकित की जाएगी। नोटिंग का मतलब क्या होता है? 2 चीजें की जाती हैं अगर वो बिल डिसऑनर हो गया। अब सोचिए, इस बिल को समझ लीजिए, राजू नैन जी ने बिल लिखा, विनायक पाल जी को बिल लिखा, भुगतान करने को धीरेन्द्र कुमार जी को। अब धीरेन्द्र कुमार जी विनायक पाल जी के पास गए कि इसको एक्सेप्ट कर लो, तो विनायक पाल ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया तो पेमेंट क्या तो करेगा? डिसऑनर हो गया डिसऑनर हो सर। गया। दूसरा, इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, पेमेंट नहीं किया तो डिसऑनर हो गया। तो ये धीरेन्द्र कुमार जी क्या करें? अभी आप राजू नैन को भी लिखेंगे, ये नोटिस देंगे, प्लस ये विनायक पाल जी को भी नोटिस देंगे। और अगर कोई और इंडोर्स किया होगा उसको, मान लीजिए धीरेन्द्र कुमार तक 4 लोगों के बाद पहुंचा होगा, तो जितने भी इंडोर्सर हैं उनको भी वो पार्टीज को जो है नोटिस देंगे कि भाई आप लोगों ने जो इंडोर्स किया था इसका भुगतान नहीं मिला। अब ये जो डिसऑनर होगा इसको जो है नोटिफाई किया जाएगा, प्रोटेस्टेड किया जाएगा। तो इसमें नोटिंग का मतलब क्या है? नोटिंग एक दिया गया है व्याख्या, जिसमें इसकी व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 99 ऑफ NI एक्ट। 99 ऑफ NI एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर होता है तो जो होल्डर है, होल्डर मतलब यहाँ पर धीरेन्द्र कुमार जो होल्डर हैं, वो गेट इट नोटेड बाय ए नोटरी पब्लिक एज पर सेक्शन 99 ऑफ NI एक्ट। नोटिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चेक if it is not compulsory for the inland bill. Further, the right of holder is not affected by not getting the dishonored bill noted by the notary public. आपको इस पूरी प्रक्रिया में इतना समझिए कि जब एक बिल डिसऑनर हो जाता है तो नोटरी पब्लिक के पास जाके उसकी नोटिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं नोटिंग। क्लियर है? जब भी बिल आप एक्सचेंज अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया या नॉन पेमेंट किया गया तो डिसऑनर हो गया। जैसे ही डिसऑनर हुआ तो अंडर सेक्शन 99 ऑफ NI एक्ट ये प्रोविजन दिया गया है कि उस जो बिल ऑफ एक्सचेंज की नोटिंग नोटरी पब्लिक के पास करा दी जाए कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, तो इसको बोलते हैं नोटिंग। और दूसरा है प्रोटेस्ट। तो नोटिंग की व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 99 ऑफ NI एक्ट। और अगला है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट की व्याख्या की गई है अंडर सेक्शन 100 ऑफ NI एक्ट। प्रोटेस्ट एक सर्टिफिकेट है जो नोटरी पब्लिक इशू करेगा। क्या इशू करेगा? कि किस वजह से ये डिसऑनर हुआ। तो 2 चीजें हैं,
नोटरी पब्लिक के पास अगर वहाँ नोटेड करा दिए तो नोटिंग हो गया। अब नोटरी पब्लिक जो है एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है निम्नलिखित कारणों से डिसऑनर हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। दो चीजें, नोटिंग और प्रोटेस्ट। नोटिंग, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा उसको नोटरी पब्लिक के पास नोट करा लिया जाएगा, नोटिंग हो गया। नोटरी पब्लिक एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि निम्नलिखित कारणों से ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो नोटिंग की व्याख्या 99 सेक्शन एनआई एक्ट में किया गया है और प्रोटेस्ट की व्याख्या जो प्रोटेस्ट की 100 में। 100 ऑफ एनआई एक्ट इसकी व्याख्या की गई है। चलिए, तो डिसऑनर ऑफ जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने बताया कि अगर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस नहीं हुआ या एक्सेप्टेंस होके उसका भुगतान नहीं हुआ तो वो डिसऑनर हो गया। अगर डिसऑनर हुआ नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर होने पर जो होल्डर है वो अमाउंट रिकवर कर सकता है एक्सेप्टेंस होने के पहले पार्टी से। जैसे हमारे धीरेन्द्र कुमार जी को बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमने किया कि विनायक राजू नयन जी ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, विनायक पाल जी को, भुगतान धीरेन्द्र कुमार जी को। अब विनायक पाल जी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो धीरेन्द्र कुमार जी किससे ये होल्डर हैं, इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ये विनायक पाल से नहीं लेंगे ये, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये लायबल कहाँ से हुआ? एक्सेप्ट होता तो लायबल होता ना। इसके पहले मतलब इसके पहले जितने भी इंडोर्स किए गए हैं उनके ऊपर ये लायबिलिटी हो जाएगी। So if a bill gets dishonored by non-acceptance, then the holder can recover the amount from all prior party except the drawee, and the drawer will be the principal debtor. तो जो ड्रॉई है, ड्रॉई कौन है यहाँ पर? विनायक पाल। विनायक पाल ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो ये धीरेन्द्र कुमार जी विनायक पाल को छोड़ के बाकी लोगों से वसूली कर लेंगे। ठीक बात क्लियर है? लेकिन अगर नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर हुआ, विनायक पाल जी ने एक्सेप्ट किया और डिसऑनर हुआ, तो फिर ये सभी पार्टी से वसूली के जो है राइट मिल जाएगा इनको। सभी पार्टियों को ये नोटिस देंगे, ड्रॉई को, प्रिंसिपल डेटर को, सबको, और जितने भी इंडोर्स किए हुए हैं सबको ये कर सकेंगे। ये बेसिक बात बताने के लिए ये लिखा गया है। चलिए, अब लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर, मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो निगोशिएट किया गया है, पीछे इंडोर्स किया गया है कि इसका भुगतान फला को कर दीजिए, इसका भुगतान धीरेन्द्र जी को कर दीजिए, तो जो लिखा है पीछे उस बिल ऑफ एक्सचेंज के साइन किया गया है, मेकर हो एक्सेप्टर हो, तो यहाँ पर उसकी लायबिलिटी क्या होगी वो बात कह रहे हैं कि जो इंडोर्स किया गया है उसकी लायबिलिटी भी उसी के बराबर होगी जैसा राजू नयन जी ने लिखा है। राजू नयन जी ने लिखा है तो उसकी भी लायबिलिटी उतनी ही होगी इंडोर्सर की जितनी आपकी लायबिलिटी है। तो ये इंडोर्सर में ऐसा है। However, the liability arise when he endorse and delivers an instrument. तो उसकी लायबिलिटी तब होती है जब वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर देता है, और इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं करेगा तो कहाँ से लायबिलिटी होगा? इंस्ट्रूमेंट तो अपने पास ही रखा है, तो होल्डर वही नहीं होगा, इसलिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जितने भी इंडोर्सर हैं अगर उन्होंने इंडोर्स कर दिया तो उनकी लायबिलिटी एज सच हो जाएगी जैसा कि मेकर का लायबिलिटी है या एक्सेप्टर का लायबिलिटी है। तो ये इंडोर्सर की लायबिलिटी है। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको जानने की जरूरत है बिल ऑफ एक्सचेंज में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, कि जो ये चेक इज एल्सो ए बिल ऑफ एक्सचेंज। एक जो चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के बराबर है, जहां पर ड्रॉई इज ऑलवेज बैंक एंड पेई ऑन द डिमांड। तो जो चेक की बात कर रहे थे, चेक का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है चेक, उसमें और बिल ऑफ एक्सचेंज में अंतर ये होता है, विनायक पाल जी आप बोल रहे थे ना चेक वेक कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए चेक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन चेक के केस में एक व्यक्ति बदलेगा नहीं, वो व्यक्ति है ड्रॉई। मतलब आदेश जिसको दिया जाता है वो क्या है राजू नयन जी? आपने किसको आदेश करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश करते हैं कि तीसरे व्यक्ति को भुगतान कर दो। लेकिन बैंक को आदेश करते हैं, किसी तीसरे को चेक में बैंक को आदेश करते हैं कि बैंक एक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इसका भुगतान धीरेन्द्र कुमार को कर देना। तो ये यहाँ पर आ गया चेक। चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई नहीं बदलता। ड्रॉई ऑलवेज क्या होगा? बैंक होगा। और चेक के केस में ऑन डिमांड ही होगा। क्या होगा? ऑन डिमांड होगा। यहाँ पर यूजांस नहीं होता है ना, यूजांस नहीं होता, यहाँ पर ऑन डिमांड होगा। ऑन डिमांड का मतलब जब प्रस्तुत करेंगे तब भुगतान। तो
एक महत्वपूर्ण जो आपको जानने वाली चीज है कि एक चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जहां पर ड्रॉई मतलब जिसको आदेश दिया जाएगा भुगतान के लिए वो हमेशा बैंक ही होता है, और चेक जो है पेएबल ऑन डिमांड होता है, जब मांगा जाएगा तब भुगतान करेंगे, नहीं मांगा जाएगा भुगतान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पॉपुलर ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट में रेट नहीं लिखा गया, इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा गया, तो वो रेट विल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। क्या होगा? 18% पर एनम। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। विनायक पाल जी, आपका सेविंग खाता है? हाँ सर। सेविंग खाते में से गलती से ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब वो ओडी हो गया, ओवरड्रॉन हो गया सर। ओवरड्रॉन हो गया, है ना, ओवरड्रॉन हो गया। तो ओवरड्रॉन हो गया तो उसमें देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता, तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है ओवरड्रॉन में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता है क्योंकि आपने सैंक्शन नहीं लिया है उसका। हाँ हाँ। सैंक्शन नहीं लिया, सैंक्शन लेते हैं तो 7% ब्याज लगेगा, 8%। ये सैंक्शन नहीं लिया, रेट का मेंशन ही नहीं है ये तो, है ना। तो इसमें जो हाँ रेट सर। ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 18% होगा उस राशि पर। सो क्लियर बात ये समझ लीजिए, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है देन इट विल बी एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई डिमांड बिल एंड यूजांस बिल जो है वो स्टाम्पिंग इज नॉट रिक्वायर इन केस ऑफ डिमांड बिल्स एंड यूजांस बिल अप टू 3 मंथ्स। अगर 3 महीने के लिए है तो स्टाम्पिंग की जरूरत नहीं है। जेनाइन ट्रेड्स वेयर बैंक इज ए पार्टी, और अगर यूजांस बिल स्टैंपिंग शुड बी डन एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। अगर 3 महीने के लिए है तो स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा है तो स्टैंपिंग लगेगा एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक बात। वैसे तो हम लोग स्टैंपिंग कर ही लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान दिया गया है, अगर जेनाइन ट्रेड है और बैंक एक पार्टी है तो बैंक पार्टी के केस में बोला गया है कि अगर उसमें स्टैंपिंग नहीं भी किए तो चलेगा, लेकिन 3 महीने का होना चाहिए, यूजांस बिल अप टू 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से ज्यादा है और तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत उसमें स्टैंपिंग होना है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण है जो एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 17, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जिसको फॉल्टी ड्राफ्टिंग कहते हैं, फॉल्टी ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट विच इज मे बी ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग इज ड्रॉन इन सच ए मैनर दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट है। मतलब एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो गलत तरीके से लिखा गया है उसको जो है एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्लियर बात है? एक सर जी सर। रहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और बिल चेक भी होगा तो वो तो भी एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो उसमें फॉल्टी ड्राफ्टिंग किया गया है उसको बोलते हैं एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितने होते हैं विनायक पाल जी? 3 होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक होते हैं। चेक भी हाँ तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बस हाँ चेक सर। में अंतर ये है कि चेक में जो ड्रॉई होता है ऑलवेज बैंक होगा। बिल हाँ ऑफ सर। एक्सचेंज में क्या होगा, जो ड्रॉई है वो कोई भी हो सकता है, विनायक पाल भी हो सकते हैं, धीरेन्द्र अरे कुमार भी हो सकते बच्चा कटा नहीं ना दोनों मेरा। हैं। हाँ जी, अच्छा, हमें नहीं बनना बोल रहे हैं वो। चलिए, अब बात करते हैं, ये जो पॉपुलर सीरीज का एक सवाल पूछा जाता है, इंचोट इंस्ट्रूमेंट। ये अंडर सेक्शन 20 में एक इंस्ट्रूमेंट की व्याख्या की गई है जिसको इंचोट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अर्धलिखित हो, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट हो तो उसको बोलते हैं इंचोट इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट विद रिस्पेक्ट ऑफ डेट, पेई अमाउंट, इसको बोलते हैं अपूर्ण लिखत, अपूर्ण लिखत। तो इसको बहुत बार पूछा गया, पिछले अगर 2 साल देखा जाए तो इसका जो पॉसिबिलिटी है इस सवाल का बहुत ज़्यादा पूछा गया। पॉपुलर सीरीज का सवाल है कि इंचोट इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं। तो इंचोट इंस्ट्रूमेंट में जो ऑब्जेक्टिव आंसर दिया रहता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंचोट इंस्ट्रूमेंट। इसकी व्याख्या अंडर सेक्शन 20 में की गई है। एक ऐसा लिखत, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास प्रेजेंट होता है
जिसमें डेट नहीं लिखी है, पेई नहीं लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है और आपके पास आ गया तो उसको बोलते हैं इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। फिर साथ में सवाल पूछता है उसको कौन कंप्लीट कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, होल्डर कर सकता है, जिसके पास है वो कर सकता है। एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सिग्नेचर इज नॉट वैलिड एट ऑल। अगर सिग्नेचर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट जो है इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर सिग्नेचर करके बाकी चीजें खाली छोड़ दिया है तो हमारे विजय रजक जी तो बढ़िया आसानी से भर देंगे, उसमें पेई का नाम लिख देंगे, विजय कुमार रजक, है ना, डेट वेट सब लिख देंगे, पैसा भी निकाल सकते हैं। सो इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट हो उसको बोलते हैं इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पे डिफरेंस बात करते हैं। तो अभी तक हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 2 चीजें पढ़ी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 होते हैं, प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। अभी ये 2 चीजें ही पढ़े हैं, इनमें डिफरेंस जानते हैं। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। प्रोमिसरी नोट की व्याख्या अंडर सेक्शन 4 एनआई एक्ट में की गई है और बिल ऑफ एक्सचेंज की व्याख्या अंडर सेक्शन 5 एनआई एक्ट में की गई है। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं। और प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर नहीं है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ड्रॉयर के द्वारा, एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉयर इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्टेंस जो है इसमें रिक्वायर्ड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रोमिसरी नोट में जो एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। अब होता है चेक रिलेटेड, तो चेक को हम कल पढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आज का सेशन में हम लोग थोड़ा सा ये एनआई एक्ट है, देखो 50-60 लोग जुड़े थे, अभी 50% लोग बच गए, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में। लेकिन क्योंकि सागर है सर, सागर हाँ, है, ये सागर सागर है, तो इसीलिए हम लोग उसको धीरे धीरे से पढ़ेंगे। अभी इतने पूरे ये सेशन में दूसरा पॉइंट लगभग सर, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉअर इज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा सर हाँ, concept ये है। होगा ड्रॉई के द्वारा एक्सेप्टेंस होगा, वो गलती लिखा गया होगा, है ना, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है ना। जी जी इसको जो ओके सर, ड्रॉयर लिखा है ना, ये जी साइंड बाय ड्रॉयर होता है। जी एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर होता है, मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा ना, ट्राई करेगा सर। ठीक है। तो ओके यहाँ सर, पर ये थैंक यू सर। सर एम्बिगुअस और इंचोट में क्या अंतर है? एम्बिगस मतलब वो फॉल्टी डॉक्यूमेंट है, वो गलत डॉक्यूमेंट लिखा गया है। और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो है उसमें डेट वेट टाइम खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया गया है, उसको इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और उसमें जो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट में उसमें लिखा गया है लेकिन गलत डॉक्यूमेंट लिखा गया है ना, फॉल्टी डॉक्यूमेंट है, तो उसको एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और जिसमें डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा ही नहीं गया उसको बोलते हैं इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आज के ओके, थैंक सेशन यू में हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की डिफरेंस के द्वारा। कल हम लोग चेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चेक के बारे में पढ़ेंगे इसलिए क्यों कल पढ़ेंगे, क्योंकि उसी में से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, प्रोमिसरी नोट में भी नहीं पूछे जाते हैं। केवल एक सवाल पूछा जाता है उसके डॉक्यूमेंट लिमिटेशन के बारे में। हाँ जी बताइए। सर एक क्वेश्चन था, अनकंडीशनल ऑर्डर, हम्म सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अनकंडीशनल ऑर्डर ये होता है कि भाई उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी होती है, कंडीशन नहीं लिखी होती है, भुगतान करना है करना है। कंडीशन क्या होता है, भाई माल पहुंचेगा, माल साबुत होगा, नहीं होगा तब करना, ये कंडीशन में होगा, लाल बोरी मिलेगी तब करना, नीली बोरी मिलेगी तब करना, धीरेन्द्र कुमार जी चश्मा पहन के आ गए तभी भुगतान करना, चश्मा पहन के नहीं आ गए तो नहीं भुगतान करना, ये कंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल भैया उसको देना है, मतलब देना है कैसे भी, धीरेन्द्र कुमार को देना है, ये अनकंडीशनल बराबर है। चलिए, तो आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, धीरेन्द्र कुमार जी बताइए। हैं सब में तो पे ही आप थे भैया, अब मालदार पार्टी तो आप ही थे आज के सेशन में। जी सर, जी सर। क्या चीज सीखने मिला, एक बताइए आज के सेशन में, एक चीज सीखने के लिए मिला इतना, अगर 1-1.5 घंटे के सेशन में जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एक कोई चीज जो मतलब एक सर, एक मतलब एक तरह से रिवीजन हो गया सर मेरा। अच्छा। जैविक के लिए पढ़ा था, एक तो वो तो लगभग भूल ही गए थे, आज सब रिवीजन हो गया है। ओके। हाँ जी विनायक पाल जी, एक कोई चीज बताइए सेशन में पूरा जिसको आपको क्लिक किया हो।
सबसे अच्छा तो सर वही लगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मोटा मोटी सेम है, और मतलब एक पढ़ने से दोनों हो जाता है, और एक है जो मतलब पीएन है डीपीएन है वो तो अलग है, मतलब तो एक साथ मतलब दो पढ़ने से तीनों हो गया है सर। हाँ जी। अब विजय रजक जी, हाँ सर। क्या अच्छा लगा, एक कोई चीज बता पाओगे? हाँ सर, दोनों में आपका दो टाइप का हुआ सर। ये आपका 2 साल और 3 साल का हुआ प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज, वो थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं, ये कहना चाहता हूँ, है ना? हाँ हाँ जी, विजय ताम्रकार जी, बड़ा Yes. बिजनेस लिखा है आपके नाम के आगे, बड़ा बिजनेस लिखा है। कुछ क्या बिजनेस चलता है? कुछ बिजनेस एकदम बड़ा बिजनेस है सब, ये चेक वेक लेन देन होता होगा आपके? अरे नहीं सर, वो एक कंपनी है, हाँ, बस हो गया, उनका वो मेंबरशिप थी क्या तो नाम है, एक विवेक मीटिंग बिंद्रा वगैरह जी, होती रहती है जो में तो। विवेक बिंद्रा जी हैं क्या? हाँ सर वही, जी हाँ। बड़े विवेक बिंद्रा जी, बड़ा बिजनेस। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम लोग को बिजनेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बड़ा business.com। ऐसे ऐसे समुदाय में काम करते हैं जहां पर सभी लोग बिजनेस करते हैं, और उनको हम लोग फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बिजनेस को भी जानना जरूरी है। हाँ जी विजय जी, क्या समझ पाए ये सब में? पूरे सेशन में एक आध चीज कोई समझ पाए? हाँ सर, प्रोमिसरी नोट्स सेक्शन 4 पे आता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 पे है, Section 5। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। ओके। और इसमें प्रोमिसरी नोट्स में 2 पार्टीज होती हैं, और इसमें 3 पार्टीज होती हैं। हम्म। और बिल ऑफ एक्सचेंज सर, इसमें एक चीज जो बताया गया है कि ये सेम चेक की तरह होता है। चेक को भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, जिसमें ड्रॉई हमेशा बैंक ही होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ। मुझे एक कंफ्यूजन भी था, एक डाउट भी है, हम्म। क्वेश्चन एक, कि बिल ऑफ एक्सचेंज का ज्यादातर इस्तेमाल आज के समय में कहाँ पे होता है? एक तो चेक हम समझ गए कि वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, और दूसरे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एज अ बिल ऑफ। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल अभी भी होता है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है। जहां पर भी ट्रेडिंग होते हैं ना, ट्रेडिंग, जी हाँ। 2 महीना 3 महीने का समय के बाद भुगतान किया जाता है, वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। आपको, हम लोग बैंक में अपने आप को 4 दीवारी में बांध दिए हैं, आपको बाहर निकलना होगा। बाहर निकल के आप जो ट्रेडिंग करते हैं ना, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेडिंग करते हैं, उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर। नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी काम आता ही है विदेश में, लेकिन वैसे लोग हमारे तरफ नहीं मिलेंगे ना। वो तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में लगेगा, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज डीलिंग करते हैं, वो ना मैंडेटरी पार्ट हो गया उनके लिए। बट जैसे जी जिस जी। एरिया में हम लोग काम करते हैं, ग्रामीण बैंक या छोटे एरिया में, तो वहाँ भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। आप जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जब कनेक्ट होंगे ना, तो उनके पास हुंडी मिल जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा, ऐसे हाथ से देखा हूँ मैं तो। किसी ऐसे पार्टी से मिला तो मैं उनको इंटरव्यू भी मैं कराऊंगा, उससे वीडियो रिकॉर्ड भी करा के हाँ आप, सर, वही है, पढ़ने के लिए है ना? बहुत सारी चीजें रहती हैं, कारण क्या लेकिन है, प्रैक्टिकल ये उनको बिल ऑफ देखना एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ हाँ। एक्सचेंज, ये मान के चलिए एक व्यक्ति 10 लाख का सामान हैदराबाद भेज रहा है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ से लिखा, सामान मंगाने वाला राजू नारायण है, सामान भेजने वाला विजय ताम्रकार जी हैं। आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहे हो राजू नारायण जी को कि इसका भुगतान आप 2 महीने बाद कर देना, सामान मैं दे रहा हूँ, है ना? सामान इनको पहुंच गया। अब वो हैदराबाद में ही धीरेन्द्र कुमार जी हैं, तो ये विजय ताम्रकार जी बोले मैं कहाँ जाऊंगा हैदराबाद, विजय धीरेन्द्र कुमार जी को इंडोर्स कर दिए कि भैया पैसा ले लो राजू नारायण जी से, तो ये पेई हो गए। तो राजू नारायण जी इनको पैसा दे देंगे। अगर डिसऑनर हुआ तो वो नोटिंग करेगा नोटरी पब्लिक के पास, और फिर प्रोटेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब कोर्ट में जाएंगे हम, ठीक, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर इनको सजा मिलेगी, चक्की पीसिंग, है ना, पीसिंग करेंगे, या जो भी उनका जो भी दंड मिलेगा उनको, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। ठीक है, तो बिल यस ऑफ सर। एक्सचेंज को जानने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, और ऐसे जो होलसेलर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, इनसे संपर्क करना। सर, इसे और और आसान आप भाषा में ये कह कहा रहे हैं, हम जा लोग क्या सकता है करते कि हैं, हम लोग थर्ड जैसे पार्टी रिटेल पेमेंट रिटेल रिटेल टाइप। कस्टमर होते हैं ना, जैसे एक होलसेलर होता है, ये हाँ। छोटे छोटे जो रिटेल कस्टमर्स होते हैं, रिटेल जो शॉपकीपर होते हैं ना, इनको सामान जाके छोड़ देता है गाड़ी में। राजू नंदन जी क्या करता है, मान लीजिए एक होलसेलर है, वो क्या करता है, 1-1 लाख का सामान जगह जगह छोड़ देता है, और उनको 30-30 डेज का टाइम में वो उनको पैसा लेता है, तुरंत पैसा नहीं देता, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके रखता है।
उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक आध सैंपल दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ जी विनायक पाल जी। सर एक्चुअली मतलब एनआईएक्स से जुड़ा नहीं है मेरा बात सर। हमारा सर 4 तारीख को तो एग्जाम है सर। क्रेडिट पॉलिसी थोड़ा और आईटी पॉलिसी, ये 2 पॉलिसी थोड़ा करवा दीजिए ना सर, बहुत करवा बड़ा देंगे है। करवा देंगे। मतलब कल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कल का सेशन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल चेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चेक ठीक है के सर। बारे में जैसे अभी विजय ताम्रकार जी है सर, ये दोनों चीजें पढ़े और दोनों हमारे पास नहीं आती। लेकिन कल जो पढ़ेंगे वो हमारे पास आएंगी कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, फिर वहां पर मटेरियल अल्ट्रेशन क्या होता है, इंडोर्समेंट क्या होता है। ये सारी चीजें कल वाला एक सेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं करवा दूंगा। ठीक है तो चलिए ठीक है आज राजू नयन जी आप कुछ बोलिए, क्या चीज सीखने मिला है? हाँ सर, एक तो जो प्रोमिसरी नोट में सर जो बेरर जो जारी होता है सर, वो सिर्फ आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता बेरर प्रोमिसरी नोट। वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा सर। ये तो जानकारी की बात हुई। और दूसरा सर एक डॉट है, डॉट ये है कि जो सेक्शन 137 में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कुछ बिलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो रखा गया है सर, तो उसमें एयरवे बिल्स है या नहीं है? नहीं है, अच्छा एयरवेज नहीं, बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है मतलब सेक्शन 137 में भी नहीं है? नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यही सवाल पूछता है तो एयरवे बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, ये हमेशा आता है सर, जितने आता भी है रिकॉर्ड क्वेश्चन में देख रहा था ना, तो रिकॉल उसमें क्वेश्चन। अधिकांश सब इसमें ये रहता है। सब उसमें वो सारे रेलवे रिसीट वगैरह रहता है, लेकिन उसमें एयरवे बिल जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जी जी। एक चीज अच्छा आपने पढ़ा कि जो नोट है वो नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है कि प्रोमिसरी नोट है? प्रोमिसरी वो नोट है। प्रोमिसरी नोट है सर। प्रोमिसरी नोट है। और वो प्रोमिसरी नोट कौन कैसे प्रोमिसरी नोट है विनायक पाल जी? बियरर है। हाँ तो वो क्लियर है नोट बिल्कुल। में लिखा रहता है ना सर। नहीं देखो मेरा कहना है कि वो नोट जो है बियरर है। बियरर का मतलब वो विजय जी के पास जाए तो बिजनेस में लगा देंगे, वो यूज कर सकते हैं, है ना? कहीं पर भी वो जिसके हाथ में आया उसी का है। हाँ हाँ बियरर जो प्रोमिसरी नोट है केवल आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है। और ऐसे बियरर जो प्रोमिसरी नोट है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई जारी नहीं कर सकता। ठीक है नहीं कर सकते। तो यहीं से कथा समाप्ति करते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग बड़े धैर्य के साथ इसका मतलब जो मनोरंजक नहीं है ये एक्ट, फिर भी उसको पढ़ पाए। लेकिन सरलता सर माइंड को सर झकझोरने वाला सर टॉपिक है सर, एकदम टॉपिक है। हिला के रख देता है। हाँ तो इसीलिए डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और जो डिस्कशन करते हैं ना तो चीजें क्लेरिफाई होती हैं, है ना? सीधे पढ़ लेंगे और देख लेंगे किसी का वीडियो या बुक्स पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जी जी सर। भले ही हमारे क्या- सेशन थोड़े से लंबी होते हैं लेकिन आपको क्लियरिटी आ जाती है करना क्या चाहते हैं, है ना? क्या फंडा है। ठीक है हाँ सर, लंबा होता है बट सर काफी क्लियरिटी रहती है आपकी सेशन में, काफी इजी लैंग्वेज में आप समझाते हैं। ठीक है। कल हम लोग वो चेक चीज ज्यादा पढ़ेंगे बढ़िया और लगती एनआई है। एक्ट को कल खत्म कर देंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें, फिर उसके बाद इंटरनल कुछ कुछ सेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है तो जी आपसे विदा लेते हैं। जितेंद्र जी आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। देखो हमारे साथी थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य गड़बड़ है, एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है जितेंद्र जी हाँ सर, घर आ नमस्ते। गए? सर एक हाँ सर, बैंक घर पे रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन है सर। तो चल फिर पाते हैं कि नहीं जितेंद्र जी? नहीं सर, अभी नहीं चलना हो रहा। ओहो तो फिर छुट्टी पर अभी मैं अभी एग्जाम कब है अभी आपका? 10 तारीख है 10 सितंबर को है सर। तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी जी सर। तो पढ़ाई करने में फिर मन कैसे आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है मन? सर जब मन करता है तो पैर में पेन होने लगता है फिर ओह, ठीक है। मन स्वास्थ्य को लगता है देखना तो। बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य जी आपका अच्छा रहेगा तो सब चीज अच्छा रहेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? एक चीज पूछ रहे थे सर। हाँ पूछिए। सर बोल रहे थे कि जैसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी में लोन देते हैं, हम्म तो एक मतलब कल का केस हुआ, मतलब मेरे बगल मोहल्ला में एक आदमी का हुआ था, मॉर्गेज प्रॉपर्टी में लोन लिया हुआ था अच्छा और मतलब वो अभी कहीं बाहर चला गया, वो दूसरे पार्टी को भी को बेच दिया है। मॉर्गेज लोन ले चुका था बैंक से हम्म और वो पार्टी मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दूसरा रजिस्ट्रेशन उसका ये मतलब बेच दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में देने के बाद। तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। बैंक का जो दूसरा चार्ज क्रिएट हुआ दूसरा है बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ है
हाँ, सेकंड रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। बैंक के पास जो चार्ज क्रिएट किया है वो सेंट्रल रजिस्ट्री में चार्ज होना चाहिए। बैंक के पास जो प्रॉपर्टी रखा गया है वो इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वो दर्ज होना चाहिए। आप देख लीजिए उसके जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो बैंक के पास जमा हैं। उसने ओरिजिनल दस्तावेज बैंक के पास जमा होने के बावजूद भी डुप्लीकेट दस्तावेज के साथ रजिस्ट्री कर लिया है, तो उसने 420 किया है, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, बैंक का चार्ज क्रिएट होगा, बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक को लीगल एक्शन लेने का चार्ज वो तो सरसाई में भी होगा सर, सरसे में भी होगा वो रजिस्टर्ड सर। हाँ, इसीलिए बैंक में इसमें देखा जाएगा कि सेंट्रल रजिस्ट्री में चार्ज किया है, क्रिएट किया है कि नहीं और किया। अगर बैंक ने नहीं किया होगा सर तब तो नहीं उसका किया वैलिड होगा हो तो जाएगा। बैंक के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी, कोर्ट में केस चलेगा, बैंक अपने आप को प्रूव करेगा। बैंक तो जीत जाती है ऐसे केसेस में, लेकिन जिन्होंने अधिकारियों कर्मचारी ने चार्ज क्रिएट नहीं किया उनके ऊपर वो एक्शन, नप जाएंगे लीगल सर। एक्शन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, उनको थोड़ा पनिशमेंट होगा, 4-6 महीने की सैलरी जाएगा। फिर से में चार्ज क्रिएट किया होगा तो दोबारा रजिस्ट्री तो होगा नहीं सर, नहीं किया होगा इसीलिए दोबारा रजिस्ट्री हुआ ना। नहीं, ऐसा नहीं हो जाता है, वो सब फर्जीवाड़ा होता है सब वहां पर ना। अगर चार्ज ये क्रिएट सर किया भी है, एकदम मेरे बगल के मेरे वैसा ही केस हुआ है, वो आज नोटिस चिपकाया है वो आज। इस दुनिया में फ्रॉडुलेंट लोग हैं, वो उसका डुप्लीकेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट निकाले होंगे, डुप्लीकेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट से जाके वो आप क्या होता है, आपके पास जब प्रॉपर्टी रख दिया तो आप उसको रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराए थे क्या? नहीं कराए होंगे रजिस्टर्ड मॉर्गेज, है ना। जो रजिस्ट्रार ऑफ द मॉर्गेज है वहां पर जाके सब रजिस्टर ऑफिस में, तो वहां पर टाइटल डीड को रजिस्ट्री नहीं करवाए ना। आपने क्या किया, टाइटल डीड ओरिजिनल दिया, आप अपने पास रख लिए, ईएम क्रिएट कर दिए, इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट कर दिए। इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है? जस्ट डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड लाके आपको दे दिया, आपने अपने तिजोरी में रख दिया। अब तो इस उस हिसाब से सर ईएम सिंपल क्रिएट मॉर्गेज किया। करना चाहिए सर। अब सिंपल मॉर्गेज करना चाहिए, लेकिन भाई जब आपके पास प्रोविजन है इक्विटेबल मॉर्गेज का, तो सिंपल मॉर्गेज में क्या है, जस्ट लाइक बहुत रजिस्ट्रेशन फीस लगता है सर। रजिस्ट्रेशन फीस लगता है ना, बहुत महंगा रजिस्ट्रेशन फीस लगता है ना। पार्टी देगा ना सर? हाँ, पार्टी देगा तो ठीक बात है, बट इसमें भी तो चार्ज है ना, इक्विटेबल मॉर्गेज में चार्ज तो क्रिएट हो गया ना। अब सेंट्रल रजिस्ट्री है, अब उसने धोखाधड़ी करी है तो इसमें एफआईआर करना होगा। विजय रजक जी, बैंक क्या करेगी इसमें? एफआईआर करेगी पार्टी के खिलाफ, बार्बर के खिलाफ। एक तो पुलिस वाला कार्य चलता रहेगा, फिर लीगल एक्शन भी होगा। अब इसमें धोखाधड़ी करी है तो हम सारा प्रॉपर्टी पे बेचेंगे और इसमें बैंक का पहला अधिकार होगा। बैंक वो नोटिस आज लगा दिया है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर। ठीक है, और लीगल सर टीम को दे दीजिए। दूसरा पार्टी जो लिया है सर मॉर्गेज करा के, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा क्या? अब आप थोड़ी ना एक्शन ले दूसरे पाएंगे, पार्टी आपका अधिकार है एक्शन लेने का आपके बारोवर के लिए, है ना। आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं उस परचेजर के पास? आप बारोवर आपका है, उसने सब साइन कागज डॉक्यूमेंट साइन किया है, उसको कोर्ट में ले जाएंगे आप। लेकिन जो परचेजर है उसके खिलाफ एक्शन लेगा वो तो भाई वो भी कहाँ है, वो अपराधी थोड़ी ना है, वो भी तो शिकार वो है, तो सर दुखी आत्मा है वो। है ना। उसको तो अंधेरे में तो रख गया, के उसका पैसा मॉर्गेज। भी ले लिया होगा, उसको पैसा डूबा है, बैंक से भी पैसा ले लिया। तो ऐसे केसेस में बैंक एफआईआर करेगी, है ना। बैंक एफआईआर करेगी और क्या होगा कि उसके खिलाफ लीगल एक्शन डालेंगे, तो दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। बैंक का हित सुरक्षित रहेगा, भले इसमें लिटिगेशन में समय लगेगा, लेकिन बैंक का हित सुरक्षित रहेगा। जो रजिस्ट्री किया है वो रजिस्ट्री रद्द हो जाएगा। तो इसी रजिस्ट्री रद्द होने की सूचना के साथ हम ये सेशन जो है यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपके सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे, चेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर।